का है बात के लिए भाई। चलो जग गए, हम सोए ही हैं अभी, इसलिए कह रहे। गुड नाइट, सो जाओ सारे, बैठो। सुप्रभात। चलिए सुनिए, आ फटाफट से अब एकदम एकदम शांति से बैठ जाओ। फटाफट से हमको करना है, आज कंप्लीट करना है, आज डीएनए ब्लॉक हमको शुरू करना है। 10 बजे तक वीएन सर से बोल के आऊं कि आप उधर रहना, मैं इधर रहूंगा। ठीक है, इधर सुनो। डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी आयनिक बॉन्ड। देखो क्या होता है, कोई भी आयनिक बॉन्ड लोगे ना, तो आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है? केटायन के बीच में बनता है, और किसके बीच में बनता है? एनायन। अब केटायन है मान लो, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और एनायन है तो उसके पास क्या है, बोलो जल्दी? इलेक्ट्रॉन भरपूर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों में इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? एक्सट्रीम पे होता है। अगर हम बात करें, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है कंप्लीटली, और यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो, लेकिन कहां पे है? एक्सट्रीम पे है। अब क्या होता है कि मान लो जिसे नेता नहीं है, जाता है भाषण देता है, और जनता का वोट पोलराइज कर लेता है अपनी तरफ। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हम एग्जाम्पल किसी भी एक नेता का ले सकते हैं, कि नेता गया, दमदार भाषण दिया, और जनता को अपनी तरफ पूरी तरीके से अपने खेमे में खींच लिया पूरी तरीके से। दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन किसका हुआ? वोट का हुआ। ऐसे ही मान लो हमारा नेता कौन है? केटायन। ये भाई साहब कहां पहुंचे? एनायन की भीड़ में पहुंचे, खूब सारे एनायन आए हुए थे, और जितना तेजी से उनको खींच लेंगे, जब वो खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले एक्सट्रीम पे थी, अब कहां आ जाएगी? मान लो ये केटायन का न्यूक्लियस है, और ये किसका न्यूक्लियस है? एनायन का न्यूक्लियस है। लेट सपोज ये मैंने किसका न्यूक्लियस बोला? एनायन का न्यूक्लियस। अब जैसे ही केटायन गया, तो केटायन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहीं बीच में खींचने की कोशिश करेगा। अब अगर बीच में आया, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शेयरिंग लाइक फिनोमेना बन रही है यहां पे? अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सट्रीम पे है, तब तो ये क्या हो गया? तब तो ये आयंस की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन मान लीजिए केटायन जैसे जैसे इसके करीब ले जा रहे हो आप, एनायन उसकी तरफ आता जा रहा है, यानी दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है या एक्सट्रीम पे है? पहले ये बताओ। बीच में। और बीच में आना इज समथिंग शेयरिंग लाइक फिनोमेना। और शेयरिंग कहां पे होती है? कोवेलेंट में होती है या आयनिक बॉन्ड के अंदर? कोवेलेंट में। बस इसी वजह से फजांस ने यह बात देखी और कह दिया, दुनिया के हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा। क्या बोला उसने? दुनिया के हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा। लोगों ने पूछा ये कोवेलेंट कैसे डेवलप होगा? उसने बोला सिंपल सी बात समझो, नेता को अगर भीड़ में भेजोगे तो वोट पोलराइज कर लेगा अपनी तरफ अपनी बातों से। ऐसे ही केटायन को जब किसी एनायन के पास ले जाते हो, सिमेट्रिकल केटायन को सिमेट्रिकल एनायन के पास, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बीच में लाने का काम करता है। और जब बीच में लाने का काम करता है, तो यहां पे क्या होता है? शेयरिंग लाइक फिनोमेना। और शेयरिंग लाइक फिनोमेना होना मतलब, इसका मतलब क्या है? तो शेयरिंग लाइक फिनोमेना होने का मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर का डेवलप होना। बस यहीं से निकाल दिया उसने कि दुनिया के हर आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब ये हुआ कि बताओ कि इसके लिए कंडीशन क्या है? ऑब्वियस है। एक बात बताओ, 10 गो नेता की भीड़ चाहिए वोट को पोलराइज करने के लिए, या एक दमदार नेता की स्पीच काफी होती है? पक्की बात है। अच्छा एक बात बताओ, भीड़ ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तब ज्यादा वोट पोलराइज होगा। बस इसने उसने बोला क्या, कि मान लो केटायन जितना छोटा होगा, केटायन की साइज जितनी छोटी होगी, केटायन की साइज छोटी होने से क्या हो जाएगा? अरे भैया ऐसे समझो कि यूपी की भी एक अपनी पॉपुलेशन है, और बिहार की भी अपनी एक पॉपुलेशन है। कहा जाता है बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, कहे कि एरिया कम है। समझ रहे हो? यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा होते हुए भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा नहीं कही जाती है। क्यों? क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। तो अगर मान लीजिए केटायन का साइज जो है, केटायन का साइज अगर हम बात करें, केटायन का साइज अगर छोटा है, रेडियस ऑफ केटायन इज स्मॉल, अगर मान लीजिए रेडियस ऑफ केटायन छोटा है, तो चार्ज कंसंट्रेटेड होगा या चार्ज फैला होगा? ये मुझे बताओ। कंसंट्रेटेड होगा, मतलब चार्ज की डेंसिटी हाई होगी या कम होगी? ये बताओ। हाई होगी। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गई कि रेडियस ऑफ केटायन शुड बी स्मॉल। दूसरी बात उसने क्या बोला? चार्ज ऑन केटायन शुड बी हाई। दूसरी बात क्या बोली थी? चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और रेडियस क्या होना चाहिए केटायन का? कम होना चाहिए। चार्ज ज्यादा और रेडियस क्या होना चाहिए? कम। वहीं एनायन के लिए पूछा गया, तो एनायन के लिए उसने क्या बोला कि देखो चार्ज भी ज्यादा चाहिए
और साइज भी ज्यादा चाहिए, चार्ज भी ज्यादा चाहिए और साइज भी ज्यादा चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये पोलराइज होके किसकी तरफ जाएगा, केटायन की तरफ। तो फजांस ने सिंपल कहा क्या, रेडियस ऑफ केटायन शुड बी स्मॉल, चार्ज ऑफ केटायन शुड बी हाई एंड रेडियस एंड चार्ज ऑफ एनायन शुड बी व्हाट, हाई। मतलब एनायन का चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए और रेडियस भी ज्यादा होना चाहिए। वहीं केटायन के लिए साइज छोटा हो और चार्ज ज्यादा हो, तो इससे क्या ज्यादा हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी। क्या ज्यादा हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी। यानी कि अगर चार्ज डेंसिटी देखूं तो क्या होगा, डेंसिटी इज बेसिकली व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब कि अगर हम बात करें रेडियस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और अगर उसका चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा। मतलब केटायन के केस में फजांस रूल कुछ नहीं कहता है, तीन बात कहता है बस, कि Q प्लस शुड बी हाई, R प्लस शुड बी स्मॉल, Q माइनस एंड R माइनस शुड बी हाई। मतलब चार्ज एंड रेडियस ऑफ एनायन शुड बी हाई, रेडियस ऑफ केटायन शुड बी स्मॉल एंड चार्ज ऑन केटायन शुड बी हाई। बस यही तीन बात कहता है फजांस। कहता है जिसके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उसके अंदर ज्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फिनोमेना ऑब्जर्व की जाएगी और वो ज्यादा कोवेलेंट होगा। बस फजांस का कहना इतना ही था। फजांस का क्या कहना था, रेडियस ऑफ केटायन शुड बी, रेडियस क्या होना चाहिए केटायन का, चार्ज ऑन केटायन शुड बी, charge of cation and anion, charge of anion and radius of anion should be high। तीन ही बात कह रहा है वो। Q प्लस का मतलब क्या है, चार्ज ऑन केटायन। R प्लस का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ केटायन। Q माइनस एंड R माइनस का कहने का मतलब क्या है, चार्ज एंड रेडियस ऑफ एनायन शुड बी हाई। बस इतनी बात उसने बोला। और बोला क्या कि अगर हम बात करें कि ऐसे समझिए ना, ऐसे आपने बलून को कभी देखा है, बलून को देखा, पहले सिमेट्रिकल होता है, फिर जब आप जिधर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करना, मान लीजिए आपने उसको बीच में से दबाना चालू कर दिया, तो जिधर की तरफ एयर प्रेशर बढ़ेगा बलून उधर की तरफ बड़ा होगा। बस यही सिंपल सा लॉजिक उसने दिया कि भैया केटायन है, एनायन है, ये दोनों अपने एक्सट्रीम पे बैठे हुए हैं, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बैठा हुआ है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अभाव है। जैसे जैसे केटायन को इसके करीब ले जाओगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिंच के कहां आने लगेगी, बीच में, और बीच में दो न्यूक्लियस के आएगी तो शेयरिंग लाइक फिनोमेना ऑब्जर्व होगा, और शेयरिंग लाइक फिनोमेना ऑब्जर्व होगा जिसकी वजह से कि कौन जन्म लेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। कौन जन्म लेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। लोगों ने पूछा कि एक बात बताओ रीजन क्या क्या दोगे, तो उसने रीजन क्या बोला कि पहली चीज, चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा। किसका ज्यादा होना चाहिए, केटायन का, और एनायन का भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए। केटायन और एनायन का चार्ज क्या होना चाहिए, हाई। लेकिन रेडियस की जब आप बात करेंगे तो रेडियस ऑफ केटायन शुड बी स्मॉल while radius of anion should be large, ताकि केटायन इजिली किसी भी डायरेक्शन से, यहां केटायन को रखो आसानी से अट्रैक्ट कर पाए, यहां रखो यहां से भी कर पाए, यहां रखो यहां से भी कर पाए, यहां रखो यहां से भी कर पाए। मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर केटायन को ले जाओगे तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच पाए। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपनी तरफ खींचेगा, पकड़ के खींचेगा, तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। और अब इस बार हमें शेयरिंग लाइक फिनोमेना ऑब्जर्व होगा, और ऐसा फिनोमेना हमने कहां पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। अब सुनना जरा गौर से, ये जो पावर है ना, ये पावर किसके पास है, ये बताओ। नेता के पास पावर होती है ना वोट को पोलराइज करने के लिए, ऐसे ही यहां पे नेता कौन है, केटायन है। अब केटायन क्या करता है, केटायन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, मतलब दिस इज समथिंग कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। क्या कहा जाता है, पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए इस्तेमाल होगा शब्द, केटायन के लिए। अब पोलराइजिंग पावर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से। तो फॉर केटायंस फाई इज चार्ज अपॉन रेडियस। क्या बोला जाता है, चार्ज अपॉन रेडियस। क्यों, क्योंकि केटायन के लिए चार्ज क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी, हाई होना चाहिए, और रेडियस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो फॉर केटायन फाई शुड बी चार्ज अपॉन रेडियस। अब जो ज्यादा खींचेगा उसको हम क्या बोल देंगे, हाई फाई, और जो कम खींचेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, लो फाई। मतलब कि जो ज्यादा पोलराइज करेगा हाई पोलराइजिंग पावर है, और जो कम पोलराइज करेगा उसके पास लो पोलराइजिंग पावर है। ये तीन बात फजांस, और इसके बेसिस पे एप्लीकेशन बने, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, और उसके बेसिस पे अलग अलग चीजें निकल के आएंगी, अभी उस पे समझते हैं। लेकिन पहले अभी समझो फजांस रूल है क्या एग्जैक्टली। अगर हम बात करें, फजांस रूल कुछ नहीं है, चार्ज ऑन केटायन शुड बी व्हाट, हाई, रेडियस ऑफ केटायन शुड बी व्हाट, स्मॉल, चार्ज एंड रेडियस ऑफ एनायन शुड बी हाई। बस तीन बात यही है।
जिसके अंदर ये तीनों चीज देखने को मिलेगी वो उसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे दो एप्लीकेशन अपने को पढ़ने होते हैं। एक तो होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और दूसरा होता है कौन सा आपका, अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये दो बातें अपने को समझनी है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। यहां पे एक बात मुझे बताओ, तो पहले पहले एक बात बताओ कि सबसे पहले फजांस ने क्या बोला था, केटायन। तीन बातें बस अपने दिमाग में रखना है, फजांस के नाम पे तीन बातें, इसके अलावा कोई बातें वो नहीं होंगी। आप समझो जरा गौर से, जो बात जहां पे इंपॉर्टेंट होगी वो बात वहां बताएंगे, लेकिन अभी के लिए फजांस रूल क्या कह रहा है बस, कि चार्ज ऑन केटायन शुड बी, रेडियस ऑफ केटायन शुड बी, चार्ज एंड एनायन, चार्ज एंड रेडियस ऑफ एनायन शुड बी। बस तीन बातें याद रखना। आज जाना वहां पे मोहल्ले में, घूंघट से मुंह बाहर निकालना, और क्या बोलोगे पूरे रास्ते भर, चार्ज ऑन केटायन शुड बी, रेडियस ऑफ केटायन शुड बी, चार्ज एंड रेडियस ऑफ एनायन शुड बी। बस यही बात है। जितना ज्यादा ये हाई होगा केटायन, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बीच में पुश मारेगा, शेयरिंग लाइक फिनोमेना ऑब्जर्व होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे अगर हम देखें आपसे, तो यहां पे सुनिएगा, सबसे पहली चीज यहां पे सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर इनके अंदर कंपेयर करने के लिए बोलेगा, किसके अंदर, ग्रुप 1 के केटाइंस के हैलाइड के अंदर बोलेगा, उसके बाद बोलेगा अल्कली मेटल के हैलाइड्स के अंदर, उसके बाद अल्कालाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स के अंदर, Mn, MnO2, Mn2O7, KCl, CaCl2 एंड ZnCl2, इनके अंदर कंपेयर करने के लिए बोलता है। सुनिएगा जरा गौर से, अगर मैं आपको एक एक करके पहले क्लियर कर देता हूं, ग्रुप 1 के केटायन कौन कौन से होते हैं, तो Ag प्लस होता है, Hg2+2 होता है, और कौन सा होता है, Pb+2 होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो यहां पे लिख दे रहा हूं, जानबूझ के मैं अभी से ये फिलर देना चाहता हूं, वहां पे जाते जाते क्या कहा जाता है आपको, सॉल्ट एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आधी चीजें तो मैं ऐसे रैंडम चलते चलते आपको याद करा दूंगा। सुनिएगा, अगर हम आपसे बात करते हैं कि यहाँ पे ग्रुप 1 के केटाइंस के हैलाइड कौन कौन से होते हैं, तो Ag प्लस होता है, और कौन सा होता है, Hg2+2 होता है, एंड कौन होता है, Pb+2 होता है। तो मैंने कहा ग्रुप 1 के केटाइंस के हैलाइड ले लीजिए। हैलाइड्स बोले तो कौन कौन से हो गए, तो यहाँ पे हो गया AgF हो गया, कौन हो गया, उसके बाद AgCl हो गया, और कौन हो गया, AgBr हो गया, और कौन हो गया, AgI हो गया। अब इधर अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, HgCl2, इधर क्या हो जाएगा, HgF2 होगा ना, पहले तो पहले होगा HgF2, देन कौन होगा, HgCl2, देन कौन होगा, HgBr2, और देन कौन होगा, HgI2 होगा। ठीक है, अब जरा गौर से मेरी बात को समझना है। यहां पे आगे अगर हम बात करें, ये क्या हो गया बोलिए जल्दी, आपका PbCl2, और कौन हो गया, अरे यार हर जगह क्लोरीन को मिस करने की आदत बन गई है, PbCl2, PbBr2, PbF2, ठीक है, और PbI2, ये हो जाएंगे, ये हो गए। अब सिंपल सी बात सोच के बताओ, हर जगह देखो, आप ढंग से देखोगे तो केटायन क्या देखने को मिलेगा, भैया यहां पे भी केटायन क्या देखने को मिल रहा है, Ag+ कॉमन है, Hg+2 कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे Pb की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, कॉमन है, कॉमन है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जरा गौर समझना, इनके केस में अगर हम बात करें तो सब कॉमन है, यानी कि सब फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, एनायन की साइज पे, F-Cl-Br-I-, F-Cl-Br-I, F-Cl-Br-I। आप मुझे एक साथ सोच के बताइए, केटायन कॉमन है सब में, यानी चार्ज भी कॉमन है सारे केटायन के केस में, रेडियस भी कॉमन है, यानी सारा फैक्टर किस पे चला गया, कोवेलेंट वाला, तो चार्ज एंड रेडियस ऑफ एनायन पे चला गया। सब पे चार्ज बराबर है, सब पे चार्ज बराबर है, हाँ है ना। अब यानी किस पे देखोगे, रेडियस। तो एक बात तो, रेडियस ज्यादा होना चाहिए या रेडियस कम होना चाहिए एनायन का, ज्यादा होना चाहिए। क्या ऊपर से नीचे जब मैं जा रहा हूं तो रेडियस बढ़ रहा है या घट रहा है, ये मुझे बताओ, है? बढ़ रहा है। रेडियस क्या कर रहा है बोलो जल्दी, टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस का बढ़ना मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, ये पहले बताओ। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा बोलो जल्दी, बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो याद रखना कि ग्रुप 1 के केटायन में जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होता है उसी से सॉल्युबिलिटी डिसाइड होती है। क्या बोला मैंने, जो ग्रुप 1 के केटायंस का कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होता है उसी से सॉल्युबिलिटी डिसाइड होती है। एक बात बता, जो ज्यादा कोवेलेंट है वो पानी में ज्यादा घुलेगा या जो ज्यादा आयनिक है वो पानी में ज्यादा घुलेगा, ज्यादा कोवेलेंट, ज्यादा आयनिक वाला। आयनिक जो होता है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, गोबर की तरह मत बैठा करो,
थोड़ा बहुत लॉजिक लेके बैठा करो। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? हाई। वो किसको अलग करने की पावर रखता है? केटायन और एनायंस को। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? केटायंस और एनायन को। तो जो ज्यादा आयनिक होगा पानी उसको घोलेगा, आयनिक है पानी में घुल जाएगा, अगर मान लो कोवेलेंट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएगा। ये बात याद रखना आप, ठीक है? तो कहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं, पहले सुनो, इधर सुनो, एक बात बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ क्या होगा? PbF2 से ज्यादा, PbCl2 से ज्यादा, PbBr2 से ज्यादा, PbI2, HgI2, HgBr2, HgCl2, HgF2, AgF, AgCl, AgBr और AgI। यानी कि अगर हम इनके केस में बात करें, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? ये बताओ। घटेगी, यानी इन सब में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? इन सब में सबसे ज्यादा सॉल्युबल, और इन सब में सबसे ज्यादा सॉल्युबल AgF होगा, ठीक है? तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। तो यहां पे अगर कहा जाए ग्रुप 1 के केटायंस के हैलाइड्स जो होते हैं, और ग्रुप 1 का केटायन कौन होता है, तो यहां पे अगर हम बात करें Ag, Hg+2 एंड Pb+2, ठीक है? तो इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी? घटेगी, क्योंकि पानी में कौन ज्यादा घुलता है? आयोनिक कंपाउंड। तो सबसे पहली चीज ये होती है। अब दूसरा आता है अल्कली मेटल के हैलाइड्स, आपको दिया जा सकता है। अब अल्कली मेटल के हैलाइड्स कौन कौन से लोग होते हैं, तो ये सुनना। अल्कली मेटल के हैलाइड कौन हो जाएंगे? LiCl, फिर कौन हो जाएगा? NaCl, फिर कौन सा हो जाएगा? KCl, फिर कौन हो जाएगा? RbCl, और फिर कौन हो जाएगा? CHCl। अब एक बात था, एनायन कॉमन है कि नहीं? सब में कॉमन है। यहां कौन है बता जरा, एनायन के नाम पे कौन है यहाँ पे? यहाँ पे अगर हम बात करें तो Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। तो इससे डिसाइड तो होगी नहीं। चार्ज एंड रेडियस जो दोनों होगा एनायन का, वो सिमिलर होगा सब में। अब किससे डिसाइड होगा? केटायन से। तो केटायन का अगर हम बात करें तो यहां R प्लस क्या है, बोलो जल्दी? छोटा, यानी रेडियस ऑफ केटायन छोटा है। और यहां पे बताओ क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ केटायन बड़ा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा आएगा? LiCl के अंदर ज्यादा आएगा या CHCl के अंदर? LiCl के अंदर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर सबसे ज्यादा हो गया? LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl। इसके बाद तीसरा सवाल अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सुनिएगा। तीसरा सवाल क्या है? अल्कालाइन अर्थ मेटल। अल्कालाइन अर्थ मेटल कौन हो जाते हैं बताइए जरा? BeCl2, उसके बाद से कौन हो जाएगा? MgCl2, फिर उसके बाद CaCl2, फिर कौन हो जाएगा? SrCl2, और फिर कौन हो जाएगा? BaCl2। क्या एनायन इस बार भी कॉमन है या नहीं कॉमन है? सबके अंदर कौन है बोलो जल्दी? Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। अब ये क्या है? B+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 और Ba+2। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं यहां से यहां जब जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक बात तो रेडियस ऑफ केटायन यहां पे क्या है? स्मॉल है, और यहां पे रेडियस ऑफ केटायन क्या है? बड़ा है। अगर बड़ा है तो एक बात बताओ, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसके अंदर होगा या ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर BeCl2 के अंदर? देन किसके अंदर? MgCl2, देन CaCl2, देन SrCl2, एंड देन कौन हो जाएगा? BaCl2। आगे आ जाओ, MnO है, MnO2 है, Mn2O7 है। अब बताना MnO में एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2, और ये कैसा होता है? +2 हो जाएगा। ये कितना हो गया? +4। ये कितना हो गया? +7। क्या चार्ज ऑन केटायन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पे Q+ जो है वो क्या है? ज्यादा है, और यहां पे Q+ क्या है बोलो जल्दी? कम है। यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? Mn2O7। इतना देखने को मिलता है कि इसको कहा जाता है येलो ऑयली लिक्विड। क्या बोला जाता है? येलो ऑयली लिक्विड, जो कि अपने आप में एक एक्सप्लोसिव की तरह काम करता है। अब बात आती है लिक्विड क्यों कहा गया सर? येलो ऑयली लिक्विड तो ठीक है, लेकिन लिक्विड क्यों कहा गया? जनरली कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं या गैसेस होते हैं। अब वहीं अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो येलो ऑयली इसका टेक्सचर है। और अगर हम बात करें कि ये लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा पाया जाता है। यही सवाल मैं जाके आपसे पूछूंगा डीएनए ब्लॉक के अंदर। मैं कहूंगा कि KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए कौन सा एसिड लिया जाता है, तो पता चलेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ Mn2O7 बन जाता है। और लैब के अंदर अपन एसिडिफाई करने गए थे KMnO4 को, समझ रहे हो? वहां पे एक्सप्लोसिव बनाने नहीं गए थे। तो याद रखिएगा Mn2O7 के बारे में कहा जाता है ये एक येलो ऑयली लिक्विड होता है। येलो ऑयली लिक्विड होता है जो कि किसकी तरह काम करता है? एक एक्सप्लोसिव की तरह काम करता है। यहां पे अगर हम बात करें तो ये एक एक्सप्लोसिव की तरह काम करता है। तो यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर Mn2O7 में सबसे ज्यादा,
MnO2 में एंड देन MnO में। अब बात आती है ZnCl2 ले लिया, CaCl2 ले लिया, KCl। अगर एनायन सेम है, क्या बोला मैंने, अगर एनायन सेम है, अगर एनायन सेम है, फिर से बोलो, अगर एनायन सेम है तो डी ब्लॉक वाले एल जो केटायंस होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक वालों से ज्यादा पाई जाती है। क्या बोला मैंने, अगर एनायन सेम है, एनायन सेम है तब, ठीक है, एनायन अगर डिफरेंट है तब ये नहीं लगा सकते आप। अगर एनायन सेम है तो याद रखिएगा, अगर एनायन सेम है, जैसे यहां Cl माइनस है, यहां पे भी कौन है, Cl माइनस, यहां पे भी कौन है, Cl माइनस। अगर एनायन सेम है तो डी ब्लॉक वालों की पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक वाले केटायन से ज्यादा पाई जाती है। क्या बोला मैंने, कि अगर एनायन सेम है, अगर एनायन सेम है, अगर एनायन सेम है तो डी ब्लॉक वालों की, अगर एनायन सेम है तो डी ब्लॉक वाले केटायंस की पोलराइजिंग पावर, डी ब्लॉक वाले केटायंस की पोलराइजिंग पावर किससे ज्यादा पाई जाती है, एस ब्लॉक के केटायन से। किससे पाई जाती है, एस ब्लॉक के केटायन से। तो यहां पे जरा गौर से देखो, Zn कितने में है, +2 में है, Ca कितने में है, +2 में है, K कितने में है, +1। यानी कि ये +2 वाले सर कैसे कंपेयर करें, अगर एनायन सेम है तो डी ब्लॉक के केटायंस की पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक के केटायन से ज्यादा पाई जाती है। यानी कि यहां फाई लिख दे रहा हूं, और फाई को कहते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या कहते हैं, बोलो जल्दी, पोलराइजिंग पावर। इसी को अपन क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। यानी कि अगर हम बात करें आपसे कि अगर एनायन सेम है तो डी ब्लॉक के केटायंस की पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक के केटायन से ज्यादा होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का केटायन है, और ये दोनों कौन से ब्लॉक के हैं बताइए जल्दी, एस ब्लॉक के केटायंस हैं। तो एक बात बताओ, इन दोनों में पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, डी ब्लॉक। और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा खींचेगा, और अगर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बीच में आएगी, और ज्यादा बीच में आएगी, शेयरिंग ऑफ फिनोमेना ज्यादा ऑब्जर्व होगा, और शेयरिंग ऑफ फिनोमेना ज्यादा ऑब्जर्व होगा। इसलिए अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ZnCl2 इज मोर कोवेलेंट देन CaCl2। अब इन दोनों में आ जाओ, तो ये देखो एनायन तो सेम है, अब बचा कौन अपना Q बचा, तो यहां Q प्लस कितना है, 1 है, और यहां Q प्लस कितना है, 2 है। तो यानी कि इनका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू इनके। ठीक है, तो ये तो रहा नॉर्मल सारी बातें। अब हम आते हैं किसके ऊपर, अब हम आते हैं यहां के बाद अपनी सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, जो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी होती है वो भी फजांस रूल से ही निर्धारित की जाती है काफी हद तक। अब सुनिएगा, बेसिकली किसके किसके लिए सॉल्युबिलिटी पढ़ना होता है, तो अमोनियम दारू पीकर एसी कार नाइट में स्लोली स्लोली चलाया करो। कौन कौन, अमोनियम आयन, अब ये हाइड्रोक्साइड है लेकिन OH माइनस, अब तुम समझते रहना, ठीक है, ये मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। अमोनियम, उसके बाद हाइड्रोक्साइड, एसिटेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन एंड क्लोराइड आयन। तो याद रखने का तरीका क्या है, अमोनियम दारू पीकर एसी कार नाइट में स्लोली स्लोली चलाया करो। क्या बोला गया, अमोनियम दारू पीकर एसी कार नाइट में स्लोली स्लोली चलाया करो। इनके लिए डिसाइड करना होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज लिटरली वेरी टफ टॉपिक अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की तो, लेकिन सॉल्युबिलिटी में कुछ बातें होती हैं जो अगर आप पकड़ गए तो आप आसानी से आप कर जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने तरीके से कोई ट्रिक बताने की कोशिश करोगे या बनाने की कोशिश करोगे, आप फैल जाओगे कहीं ना कहीं जाके। 100% कंफर्म है कि फैलोगे जरूर। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि यहां पे जरा गौर से देखिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड में सबसे पहले अमोनियम के बारे में शुरुआत करते हैं। अमोनियम के जितने भी सॉल्ट होते हैं, जितने भी सॉल्ट होते हैं आपके सिलेबस में, जितने सॉल्ट है मोस्टली सॉल्युबल है। रीजन अगर कोई पूछे तो रीजन क्या है, एच बॉन्डिंग। रीजन क्या हो जाता है, बोलो जल्दी, एच बॉन्डिंग। ठीक है, अमोनियम के जितने सॉल्ट होते हैं, NH4Cl दे दे, NH4Br दे दे, NH4I दे दे, कुछ भी दे दे, NH4 का होल ट्वाइस CO3 दे दे, NH4 का होल ट्वाइस SO4 दे दे, कोई भी सॉल्ट दे दे। पहले तो सॉल्ट है क्या, तो सॉल्ट इज नथिंग बट, अगर हम बात करें सॉल्ट बेसिकली क्या है, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, केटायन और एनायन के मिक्सचर। केटायन और एनायन के मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है, सॉल्ट बोला जाता है। अब सुनना जरा गौर से, अमोनियम के जितने सॉल्ट लोगे वो ड्यू टू एच बॉन्डिंग मोस्टली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, सॉल्युबल। अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड, इस अमोनियम दारू पीकर, दारू कौन हो गया तुम्हारा, OH। OH सॉल्ट जो होते हैं ऑल इनसॉल्युबल।
अगर बात किया जाए ये सब के सब क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सॉल्युबिलिटी में अपना दिमाग लगाओगे तुमको घंटा ना आएगा। और सॉल्युबिलिटी की कुछ बातें बता रहा हूं, अगर इन बातों को बस पकड़ के चलोगे, 3 लाइन 2 लाइन से ज्यादा कोई बात नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर इसको पकड़ लोगे आसानी से तुम्हारा सॉल्युबिलिटी का एक सवाल रुकेगा भी नहीं। यहां पे देखो, हाइड्रोक्साइड के जितने सॉल्ट होते हैं सभी इनसॉल्युबल होते हैं। सभी कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल। लेकिन एक्सेप्ट फर्स्ट ए। फर्स्ट ए कौन, कहने का मतलब है लिथियम, बेरिलियम, सॉरी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको कहा गया है फर्स्ट ए। फर्स्ट ए वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फर्स्ट ए वाले हाइड्रोक्साइड वो पानी के अंदर अगर कहा जाए तो सॉल्युबल होते हैं। जीरो ग्रुप केटायन, सर व्हाट इज दिस जीरो ग्रुप केटायन? देखो मैंने तुमको बोला ना, थोड़ा थोड़ा फिलर लेते चलो। जीरो ग्रुप केटायन होता है NH4+। कौन होता है बोलो जल्दी, NH4+। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप केटायन। क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप केटायन। इसको बोला जाता है जीरो ग्रुप केटायन। सर ये क्या है, कुछ नहीं है, बस एक क्लासिफिकेशन है सॉल्ट एनालिसिस के अंदर, 0 से लेके 6 तक का अगर बेसिकली बात किया जाए, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उनके केटायंस होते हैं। तो मैं बता दूं सॉल्ट एनालिसिस में इस साल अपडेट हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा मारने वाला वो टॉपिक है, तो याद रखिएगा। अमोनियम आयन जो होता है, अमोनियम आयन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अमोनियम आयन जो होता है ये जीरो ग्रुप का केटायन कहा जाता है। कौन सा केटायन कहा जाता है, जीरो ग्रुप का केटायन कहा जाता है। ठीक है, अमोनियम आयन को जीरो ग्रुप का केटायन कहा जाता है। तो मैंने वैसे भी बोला अमोनियम सॉल्ट जितने होते हैं वो ऑल कैसे होते हैं, सॉल्युबल। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड तुम ले लोगे तो वो कैसा होगा, सॉल्युबल तो होगा ही ना भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। अब अगर बात करें मैक्सिमम इनसॉल्युबल होते हैं, ऑल लगभग इनसॉल्युबल है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो याद रखिएगा फर्स्ट ए। फर्स्ट ए का मतलब क्या हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। कौन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनको छोड़ दिया जाए। और कौन होते हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम। याद रखने का तरीका आप अपना सकते हैं BSC, ठीक है, क्या अपना सकते हैं, BSC। तो यहां पे देखिए फर्स्ट ए हुआ, जीरो ग्रुप केटायन हुआ और BSC हुआ। ये कैसे होते हैं बोलो जल्दी, ये सॉल्युबल होते हैं। रेस्ट हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल। मोस्ट इनसॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, जो आपके सिलेबस में बार बार आपको नजर आएंगे, ALOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, CrOH का होल थ्राइस। अब इनका कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछेगा ALOH का होल थ्राइस कैसा होता है, जिलेटेनियस व्हाइट। कैसा होता है, जिलेटेनियस व्हाइट। कैसा होता है, जेल नुमा सफेद अवक्षेप होता है, जिसे हम कहते हैं जिलेटेनियस व्हाइट। PPT बनाता है, मोस्ट PPT के फॉर्म में जो दिखेगा वो कौन दिखेगा, Al, Fe और Cr। और दूसरी चीज अगर हम बात करें, FeOH का होल थ्राइस कैसा दिखता है, रेड ब्राउन कलर का। किस कलर का दिखता है, रेड ब्राउन। और CrOH का होल थ्राइस किस कलर का दिखता है, ग्रीन कलर का। यानी अमोनियम के लिए क्या याद रखोगे आप, कि जितने हैं सब सॉल्युबल है, रीजन क्या है, H बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के लिए क्या याद रखोगे आप, कि सारे इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट ए, जीरो ग्रुप केटायन एंड BSC। क्या क्या याद रखोगे, फर्स्ट ए, जीरो ग्रुप केटायन एंड BSC। ये जो होते हैं इनके सॉल्ट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सॉल्युबल। कैसे होते हैं बोलो जल्दी, सॉल्युबल। ठीक है, इनके सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। मोस्ट इनसॉल्युबल कौन होता है, तो यहां पे आलू फेंका करो, आलू फेंका करो ग्रुप थर्ड के केटायन वैसे तो होते हैं। और तो और तुमको एक बात बताऊं, पैसिवेशन ऑफ मेटल कभी पढ़े हो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कौन नहीं रिएक्ट करता है, तो उसमें पता है कौन आ जाता है, एक बेरिलियम और जोड़ दो तो आता है आलू फेंका करो, यही होते हैं। यहां पे अगर हम बात करें ये पैसिवेशन ऑफ मेटल शो करते हैं, P ब्लॉक की रिएक्शन में आएंगे। एनीवे मैं क्या बोलना चाहता हूं, छोड़ो हटाओ उसको। मैं क्या कह रहा हूं, एक्सेप्ट फर्स्ट ए, जीरो ग्रुप केटायन एंड BSC, ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सॉल्युबल। मोस्ट इनसॉल्युबल कौन कौन होता है, तो ALOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, CrOH का होल थ्राइस। और इनके कलर के बारे में पूछेगा, जैसे क्रोमियम वाला कौन से कलर का होता है, ग्रीन। और यहां पे अगर हम बात करें तो रेड और ब्राउन। ALOH का होल थ्राइस कैसा, जिलेटेनियस व्हाइट PPT। याद रखने का तरीका, आलू फेंका करो। क्या याद रखोगे, आलू फेंका करो। ये ग्रुप 3 के केटायंस भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, ग्रुप 3 के केटायंस। सॉल्ट एनालिसिस के अंदर पढ़ोगे तो याद रखना, सॉल्ट एनालिसिस वो पोर्शन है जो लास्ट ईयर ही ऐड किया गया और इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना बनता है। मैं आपको बता दूं, नीट 2013 प्रीवियस सवाल इसने उठाया था, फिर 16 में उठाया उसने, फिर 18 में उठाया, फिर उसके बाद छोड़ दिया था क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस उतना प्रोमिनेंट चल नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि हम भी छोड़ते चले गए। हालांकि ऐसा नहीं है, सॉल्ट एनालिसिस बहुत पहले से हमारे सिलेबस में है,
पी ब्लॉक हुआ, आयनिक कंपाउंड हुआ, पूरा ये सॉल्ट एनालिसिस को ही डिफाइन करते थे। लेकिन अब मैं बताऊं कि अब स्पेसिफिक करके उसने कुछ कैटायंस का टेस्ट डाल दीजिएगा, वो डाल दिया है, उसमें जाके आप देखिएगा अमोनियम कैटायन का टेस्ट है या नहीं है, Al+3 का टेस्ट है या नहीं है, Fe+3 का है या नहीं है, Cr+3 का है या नहीं है, Ba+2 का है या नहीं है, Sr+2 का है या नहीं है, Ca+2 का है या नहीं है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रेस मारने वाला बन जाता है और एग्जाम में बहुत सारे सवाल नहीं पूछे गए, इसलिए सवाल अब पूछे जाने के। हाइब्रिडाइजेशन को उन्होंने खूब कवर किया, एमओटी को उन्होंने खूब कवर किया, उन्होंने वीक फोर्सेस को खूब कवर किया, लेकिन उन्होंने सॉल्ट एनालिसिस के पोर्शन को बहुत ज्यादा कवर नहीं किया है। तो बी रेडी कि वो सॉल्ट एनालिसिस वाले पोर्शन को तगड़े तरीके से कवर करने वाले हैं और ये बात मैं तुमको बता रहा हूं पेपर के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। इस बार तो उन्होंने बहुत न्यूनतम दर्जे का सवाल दिया था, सॉल्ट एनालिसिस के उन्होंने सवाल दिए थे लेकिन बहुत आसान और बहुत इजी सवाल दिए थे। लेकिन इस बार आप मान के चलिए वो थोड़ा सा डेप्थ में जरूर जाएंगे क्योंकि पहले ईयर ही वो डेप्थ में नहीं जा सकते थे। एनीवे, अगर हम बात करें अमोनियम के सारे सॉल्ट कहते होते हैं सॉल्युबल, हाइड्रोक्साइड के मोस्टली इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट ए, जीरो ग्रुप कैटायन एंड बीएससी। ठीक है, अब अगर हम बात करें फर्स्ट जीरो ग्रुप कैटायन किसे बोला जाता है, NH4+। यहां पे अगर हम बात करें मोस्ट इनसॉल्युबल कौन होता है, तो ALOH का होल थ्राइस, FeOH। आलू फेंका करो कि हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। कॉपी में तुम लिखते वक्त ये लाइन भी लिखोगे, ठीक है। आलू फेंका करो, आलू फेंका करो कि मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, मोस्टली इनसॉल्युबल, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करते हैं, यहां पे जरा गौर से देखना, कंपेयर सॉल्युबिलिटी। आगे सवाल आ गया कि सॉल्युबिलिटी कंपेयर कीजिए। अब बताइए इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, किसका ज्यादा होगा? क्या ये फर्स्ट ए का कैटायन है या नहीं है, ये मुझे बताओ। और ये किसका कैटायन है? अब ऐसे सोचो, ये फर्स्ट ए वाला है, ये सॉल्युबल होता है या नहीं होता है? होता है। और अगर हम बात करें ALOH का होल थ्राइस, ये क्या होता है? मोस्टली इनसॉल्युबल। अरे मोस्टली इनसॉल्युबल में किसको रखा है भाई? मोस्टली ALOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस और CrOH का होल थ्राइस। मुझे नहीं पता इसके बारे में, कि मुझे आइडिया ही नहीं है, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं तो सिंपल कह रहा हूं कि ये कैसा हो गया, मोस्टली इनसॉल्युबल हो गया। अगर ये मोस्टली इनसॉल्युबल हो गया, इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है? NaOH। अब मोस्टली इनसॉल्युबल कौन है? ALOH का होल थ्राइस। ऑर्डर हो गया सॉल्युबिलिटी का। BaOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस दे दिया हमको। अब एक बात तो इसके बारे में मुझे क्या पता है, ये क्या होते हैं? ये मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली इनसॉल्युबल, ठीक है। अब सॉल्युबल कौन होता है, ये मुझे बताओ, कौन हो जाएगा? BaOH का और Zn में। अब दोनों में बताओ कौन ज्यादा, आप कैसे बताओगे यहां पे? तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला, BSC, यानी कि Ba+2, Sr+2 और Ca+2 के कैटायंस जो होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं? सॉल्युबल। तो यानी कि मुझे इतना पता है कि ये मोस्टली सॉल्युबल है, बीच वाले के बारे में अंदाजा भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जानना भी नहीं है। आपको ये पता है ना कि BSC जो होता है, BSC के जो सॉल्ट्स होते हैं ये तो सॉल्युबल होते हैं ना, तो B का ही तो सॉल्ट है बेरियम, तो यानी कि ये मोस्टली सॉल्युबल, वो मोस्टली इनसॉल्युबल। तो ऑर्डर क्या आ गया? 1 2 3। अगला आ जाओ, NaOH दे दिया, MnOH का होल ट्वाइस दे दिया, CrOH का होल थ्राइस दे दिया। तो ये कैसा हो गया? ये मुझे पता है कि ये कैसा हो गया, ये बताओ। ये मुझे पता है कि ये मोस्टली इनसॉल्युबल है। ये कैसा है बोलो जल्दी? मोस्टली इनसॉल्युबल। और मुझे इतना पता है कि NaOH क्या होता है? मोस्ट सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ए का कैटायन है। Na ली ना की रब से फरियाद, यानी कि ये फर्स्ट है, ये मोस्टली सॉल्युबल होगा, वो मोस्टली इनसॉल्युबल होगा, बीच वाले बीच में लटके रहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली, अमोनियम के जितने सॉल्ट्स हैं सारे सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू H बॉन्डिंग। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑल इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट ए, जीरो ग्रुप कैटायन एंड BSC, ठीक है। आलू फेंका करो कि हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बताओ? मोस्ट इनसॉल्युबल। यानी कि अगर ALOH का होल थ्राइस के बारे में बात किया जाए तो ये कैसा होता है? जिलेटेनियस व्हाइट PPT। FeOH का होल थ्राइस रेड ब्राउन, और CrOH का होल थ्राइस, पक्की बात है, इनफैक्ट Cr+3 में दिखे ना तो वो ग्रीन कलर का ही होता है, ठीक है, याद रखना, Cr+3 में दिखे तो ग्रीन कलर का होता है। एनीवे, आगे हम आगे आते हैं। अब आता है एसीटेट के, तो एसीटेट के जितने सॉल्ट्स हैं सब क्या होते हैं? सॉल्युबल। जितने हैं सब सॉल्युबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सारे इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट किसके, किसको छोड़ दिया जाए तो? एक्सेप्ट अगर हम आपसे बात करें तो फर्स्ट ए एंड जीरो ग्रुप कैटायन, फर्स्ट ए और जीरो ग्रुप कैटायन को छोड़ दो तो बाकी जितने होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं बोलो जल्दी? जीरो ग्रुप कैटायन होते हैं। वो कैसे होते हैं फटाफट बताओ?
फर्स्ट ए एंड जीरो ग्रुप के टाइन कैसे होते हैं, ये ऑल के ऑल कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल, लेकिन फर्स्ट ए और जीरो ग्रुप के कैटायन को छोड़कर, ठीक है। और जीरो ग्रुप का कैटायन कौन है, NH4+। आगे अगर हम बात करते हैं नाइट्रेट, ऑल सॉल्युबल, ठीक है। नीट में एक बार स्टेटमेंट आ गया था, अभी 4-5 साल पहले आ गया था, 4-5 साल पहले स्टेटमेंट क्या आया था, उसमें लाइन जो करेक्ट थी कि ये जितने के जितने सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए नॉट फाउंड एज ओर्स एज दे आर वाटर सॉल्युबल। सिंपल सी बात है, अगर मान लो वो वाटर सॉल्युबल है और ओर्स कहां पाए जाते हैं, मिट्टी में, तो बारिश होगी तो मिट्टी में बह के निकल जाएंगे। तो अगर आपसे बात करता हूं नाइट्रेट जितने होते हैं सबके सब कैसे होते हैं, ये ऑल सॉल्युबल, ये जितने होते हैं सब सॉल्युबल होते हैं। और पूछा जाता है कि ओर्स के फॉर्मेट में कौन नहीं पाया जाएगा, तो ओर्स के फॉर्मेट में कौन नहीं पाया जाता है, नाइट्रेट। तो इसीलिए नीट में स्टेटमेंट बना था, और नीट में स्टेटमेंट बनते वक्त क्या बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नाइट्रेट। तो नाइट्रेट के रिगार्डिंग याद रखिएगा कि नॉट फाउंड एज ओर्स, ओर्स कौन होते हैं, जो मिट्टी में पाए जाते हैं। मेटलर्जी अब अच्छी यादों में है, वरना और डेप्थ में अपने को सीखने को मिलता। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉट फाउंड एज ओर्स एज दे आर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि अगर वाटर सॉल्युबल है तो मिट्टी में तो पाए नहीं जाएंगे, पाए कैसे जाएंगे, लॉजिक समझो ना यार, बारिश होगी मिट्टी में पानी आएगा, बह के निकल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जितने होते हैं ये सब के सब कैसे होते हैं, सॉल्युबल। एंड नॉट फाउंड एज ओर्स, ओर्स कहां पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, मिट्टी के साथ मिक्स होते हैं, मिट्टी के साथ मिक्स होते हैं ओर्स, ठीक है, मिट्टी के साथ मिक्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि नॉट फाउंड एज ओर्स एज दे आर वाटर सॉल्युबल। सवाल कभी भी पूछ दिया जाए कि नाइट्रेट्स जो होते हैं वो बताइए मुझे कि क्या ओर्स के फॉर्मेट में पाए जाते हैं, तो जवाब क्या है, नहीं पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। बारिश आएगी मिट्टी में अगर पाए जाएंगे वाटर सॉल्युबल होंगे तो बह के निकल जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसीलिए ये लाइन याद रखिएगा। सल्फेट थोड़ा सा, ये तीनों उतने नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं जितना ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनना सल्फेट के बारे में, ऑल सॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1 केटायन। ग्रुप 1 नहीं, मैंने ये फर्स्ट ए नहीं बोला है, मैंने बोला है ग्रुप 1 केटायन। अब ग्रुप 1 केटायन कौन होता है, अभी मैंने आपको बोला है, तो कौन होगा, Ag+2 होता है, Ag+ होता है, और कौन होता है, Hg2+2 होता है, और कौन होता है, Pb+ होता है। इनको कहा जाता है ग्रुप 1 का केटायन। इसीलिए मैंने पीछे भी लिखा है ग्रुप 1 के हैलाइड्स में कंपेयर करो, क्योंकि वो ग्रुप 1 बार बार बिठाओ, क्योंकि वो तुमसे जब सवाल पूछेगा ना तो तुमको सारे ग्रुप्स याद होने चाहिए। मैं पहले बता दे रहा हूं, ग्रुप सारे याद रहेंगे तो ही सवाल बना पाओगे सॉल्ट एनालिसिस में भी। इस बार भी केटायंस के ग्रुप्स पे ही इस बार सवाल उसने पूछा था, तो ये बार बार अपने दिमाग में ना बार बार उन चीजों को ऐसे फिट करो कि अपने को याद हो जाए। मैंने ग्रुप 1 का हैलाइड वहां पे लिखा है, तो ग्रुप 1 केटायन के हैलाइड का मतलब क्या होता है, Ag+, Hg2+2 एंड Pb+। समझ रहे हो मेरी बात, सर कितने ग्रुप हैं, टोटल 6 ग्रुप होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो मेरी बात को, 0 1 2 3 4 5 6। जीरो ग्रुप का केटायन कौन होता है, सिर्फ एक होता है, अमोनियम आयन होता है। ग्रुप 1 के कितने होते हैं, सिर्फ 3 होते हैं, Ag+, Hg2+2 और Pb+। तो याद रखिएगा सल्फेट जितने होते हैं सब सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट ग्रुप 1 का केटायन एंड BSC, यानी बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम। इनफैक्ट यहां पे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखने वाली मैं ये बोलूंगा जो एनसीईआरटी में लिखी गई है, वो ये लिखी गई है कि सॉल्ट लाइक HCl एंड HNO3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहा जाता है HNO3 तो बहुत तगड़ा माना जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को। BaSO4 इतना इनसॉल्युबल होता है कि अगर हम बात करें ना कि ये HNO3 जैसों में डिसॉल्व नहीं होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। BaSO4 won't dissolve in salt like HCl and HNO3, मतलब सॉल्ट तो इसको कहा गया है, BaSO4 salt won't dissolve in ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HCl एंड HNO3। HNO3 और HCl जैसों में घुलने से मना कर देता है। तो ये लाइन याद रखिएगा कि BaSO4 कौन सा ऐसा मतलब सल्फेट है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग तगड़े एसिड के अंदर घुलने से मना करता है। तो आंसर क्या जाएगा, बोलिए जल्दी, BaSO4। समझ रहे हो, ये वाटर, अगर हम इनकी बात करें ये कैसे होते हैं, ऑल सॉल्युबल। लेकिन किसको छोड़ के अगर हम बात करें, ग्रुप 1 केटायन एंड BSC में भी बी को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि बी जो होता है ये क्या होता है, बेरियम होता है। कौन होता है, बेरियम होता है। अब बेरियम जो होता है ये इतना तगड़ा मतलब इनसॉल्युबल होता है कि ये एसिड HCl हुआ, HNO3 हुआ, उनमें भी घुलने से मना कर देता है। तो ये बात याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, अभी बना लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं एक सवाल। अच्छा इधर है तो चलो इधर बताना जरा,
कंपेयर सॉल्युबिलिटी, दोनों में सॉल्युबिलिटी कंपेयर करो, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा किसकी कम। क्या BS, मैंने क्या बोला, BSC वाला आ गया या नहीं आ गया? एक बात तो, ये सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ये बताओ, ये सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? ZnSO4 के बारे में मुझे आइडिया नहीं, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे इतना पता है वो नहीं होगा, यानी कि ये है। समझ रहे हो मेरी बात को? सम टाइम क्या होता है, गेस से भी आप बहुत सारी चीजें मार सकते हो वहां पे, और एग्जामिनर आपको देगा ऐसा कि आप गेस मार सको उसके सामने। दूसरा अगर हम बात करें, CuSO4 है, CaSO4 है, क्या आ गया कि नहीं आ गया, बोलो जल्दी। C, अरे आ गया या नहीं आ गया? तो CaSO4 CuSO, हाँ, अब C कौन है ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो Ba+2 होता है, Sr+2 होता है, Ca+2 होता है, ठीक है। तो CaSO4 है, CuSO4 है, कौन घुलेगा कौन नहीं घुलेगा? CuSO4 घुलेगा, CaSO4 नहीं घुलेगा। आगे आ जाओ, Al2SO4 का होल थ्राइस दे दिया और PbSO4 दे दिया। अब बताओ, Al2SO4 का होल थ्राइस और PbSO4 कौन घुलेगा कौन नहीं घुलेगा? देखो भाई, अभी बोला था ग्रुप 1 के केटायन इनसॉल्युबल है, पीबी। ग्रुप 1 के केटायंस कैसे हैं? इनसॉल्युबल। और पीबी कैसा है? ग्रुप 1 का केटायन है। और यहां पे तुमको क्या दिया उसने? PbSO4। और उसने क्या दिया तुम्हें? Al2SO4 का होल थ्राइस। अब पूछा सॉल्युबिलिटी बताओ, तो सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करें, ये देखो पीबी है, तो पीबी कहां पे हो गया? ग्रुप 1 का केटायन हो गया भाई। ये कौन सा हो गया? ग्रुप 1 का केटायन हो गया। तो ग्रुप 1 का केटायन कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। बाकी सब क्या होते हैं? सॉल्युबल। मैंने आपको पहले ही कह दिया, ऑल सॉल्युबल एक्सेप्ट इनके अलावा, इनको छोड़ दो, बाकी सारे सॉल्युबल होते हैं। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? Al2SO4। क्या हो जाएगा? Al2SO4। अब इनमें से पूछा जाए, इनमें से बताइए वो कौन सा सॉल्ट है जो HCl और HNO3 में भी नहीं घुलता है? आंसर क्या हो जाएगा? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, क्वेश्चन ये है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, which among the following won't dissolve in HCl and HNO3 ठीक है। पहला ऑप्शन मैंने दे दिया BaSO4, दूसरा मैंने दे दिया PbSO4, तीसरा मैंने दे दिया ZnSO4, और चौथा मैंने दे दिया Al2SO4 का होल थ्राइस। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? BaSO4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। अब आ जाते हैं सल्फाइड। सल्फाइड अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? आप एसिटेट को छोड़ सकते हो एक पल के लिए, आप कार्बोनेट को छोड़ सकते हो क्योंकि इजी है, उसमें एक एक लाइन याद रखनी है आपको। लेकिन आप किसको नहीं छोड़ सकते? तो आप छोड़ नहीं सकते हो किसको? सल्फेट को। आप किसको नहीं छोड़ सकते हो? सल्फाइड को। आप किसको नहीं छोड़ सकते हो? हाइड्रोक्साइड को। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें सल्फाइड, ऑल इनसॉल्युबल, ये जितने होते हैं सबके सब कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल, एक्सेप्ट लो-फाई एंड NH4। अब यहां पे लो-फाई का आपको काम आएगा। लो-फाई, हाई-फाई का काम तुमको कहां पे आएगा? अब वो सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आएगा। अब लो-फाई कौन कौन से होते हैं? जिनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बोलो जल्दी? कम। और पोलराइजिंग पावर आपके सिलेबस में अगर जो याद रखना है वो 4 ही को याद रखना है। वो कौन कौन से हैं? तो अगर हम आपसे बात करें, वो कौन है? Na+, और कौन है? K+, और कौन है? Rb+, और कौन है? CS+। याद रखिएगा, इनको कहा जाता है लो-फाई। रेस्ट जितने भी होते हैं वो सबको क्या माना गया है? हाई-फाई। मतलब इनकी पोलराइजिंग पावर कम होती है, बाकी सबकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अगर हाई-फाई की बात किया जाए तो रेस्ट जितने हैं वो सबको क्या माना जाता है? हाई-फाई। लो-फाई कौन होता है? Na+, K+, Rb+, CS+। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं सल्फाइड सॉल्ट की, तो ऑल इनसॉल्युबल जितने हैं वो सबके सब क्या होते हैं? बोलो जल्दी? इनसॉल्युबल, एक्सेप्ट लो-फाई एंड अमोनियम आयन। अमोनियम आयन बोले तो जीरो ग्रुप का केटायन। कौन से ग्रुप का केटायन है? जीरो ग्रुप का। तो लो-फाई को छोड़ दो और NH4 वाले सॉल्ट को। अमोनियम में मैंने वैसे ही बोला, अमोनियम जो होगा उसके सारे सॉल्ट, यानी कहीं भी जीरो ग्रुप अगर किसी के साथ चिपकाए, कह देना हाँ साहब। अरे यार, पहले ही नंबर पे बोला था ना, ये तो मैंने आपको क्या बोला था? यहीं पे बोल दिया था। कहां पे? ये रहा। मैंने आपसे क्या बोला था? अमोनियम जितने हैं मोस्टली सॉल्युबल है ड्यू टू H बॉन्डिंग। यानी कि जीरो ग्रुप का केटायन किसी के अंदर अगर सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है, कोई दे दिया कि हाँ इतना है, जीरो ग्रुप का केटायन इनके अंदर सॉल्युबिलिटी शो करता है। सवाल पूछ दिया किसके किसके अंदर शो करता है, आप कहना सबके अंदर करेगा। रीजन क्या है? एच बॉन्डिंग। इसीलिए मैंने यहां से शुरुआत की, अमोनियम दारू पीकर एसी कार नाइट में स्लोली स्लोली चलाया करो। क्या? अमोनियम दारू पीकर एसी कार नाइट में स्लोली स्लोली चलाया करो।
अमोनियम ऑल, ए फॉर अमोनियम, ए फॉर ऑल, मोस्टली सॉल्युबल होता है। रीजन क्या है? एच बॉन्डिंग है। ठीक है, तो अब यहां पे जरा गौर से देखिएगा, मैंने आपसे क्या बोला? ऑल इनसॉल्युबल, जितने भी सल्फाइड सॉल्ट होते हैं वो सब इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट लोफाई एंड अमोनियम। अगर हम बात करें मोस्टली इनसॉल्युबल कौन होते हैं? ग्रुप 2 के केटाइंस जो होते हैं, ठीक है, Hg+2, Pb+2, Cu+2, Cd+2, Bi+3। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो होते हैं, ये जितने होते हैं ग्रुप 2 के केटाइन, ये मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। देखो ये सारे इनसॉल्युबल हैं, सॉल्युबल तो ही है, लेकिन इनमें भी दो आपको वो पता होना चाहिए कि सर मोस्टली कौन सा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, नीट 2016 में एक सवाल पूछ दिया गया, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। मैंने कहा 2013 में उसने पूछा, 2016 में पूछा, 2018 में पूछा, फिर शांत हो गया। उसके बाद आगे वो उसने पूछा नहीं, और सॉल्ट एनालिसिस को हम इग्नोर करते चले गए, पूरा पी ब्लॉक। फिर एनसीईआरटी गाने लगे कि सिर्फ एनसीईआरटी से सवाल आता है, एनसीईआरटी से सवाल आता है। भाई सवाल तो एनसीईआरटी से आता है, लेकिन तुमने एनसीईआरटी कहां ढंग से देखा? अब पिछली बार उसने पी ब्लॉक कहा कि अच्छा बेटा रुको तुम्हारा काटते हैं, पी ब्लॉक में से उसने कुछ पोर्शन कट किया, बोला सॉल्ट एनालिसिस ऐड करो अलग से। उसने पिछले साल इस बात की ही तैयारी की थी, क्योंकि उसने पूरा सॉल्ट एनालिसिस ऑलमोस्ट, आप अगर पूरा आयनिक बॉन्ड पढ़ जाते हो, पूरा पी ब्लॉक पढ़ जाते हो, तो काफी हद तक आप मोर देन 70-80% सॉल्ट एनालिसिस कवर कर लेते थे। लोग क्या करते थे, लोग अब उसमें करते क्या था कि रिएक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बदनाम कर रखा है चैप्टर को। उसने बोला अच्छा कोई बात नहीं। उसने क्या कट मारा तुम्हारा? जियोलाइट्स कट मारे, सिलिकेट्स मारे, सिलिकॉन्स मारे, एलोट्रॉप्स मारे, ऑक्सी एसिड मारे। बोला इनको हटाओ और साथ में रिएक्शन हटाओ। रिएक्शन के साथ साथ में उसने सॉल्ट एनालिसिस को रवाना कर दिया था, और फिर नया टॉपिक प्रेजेंट करके दे दिया आपको कि सॉल्ट एनालिसिस अब आज से पूछा जाएगा। अब जो लोगों को पता था वो ठीक है, नहीं पता था कोई बात नहीं। तो यहां पे देखिएगा ये ग्रुप 2 के केटायंस होते हैं, ठीक है। तो याद रखने का तरीका भी हो सकता है, होंगी पंजाबी क्यूट कुड़ियां बिंदास। कैसे? होंगी पंजाबी क्यूट कुड़ियां बिंदास। क्या हो जाएगा? होंगी पंजाबी क्यूट कुड़ियां बिंदास, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पे ये कैसे होते हैं, मोस्टली इनसॉल्युबल। सवाल आया नीट 2013 के अंदर, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। एक बात बता, क्या लो फाई और NH4+ वाले सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते हैं? अब क्या एक बात था, सोडियम क्या लो फाई है या नहीं है? सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब आ जाओ Zn और Cu में, मोस्टली इनसॉल्युबल कौन होता है? क्यूट। अरे बोलो हाँ या ना भाई, ये कैसा हो जाता है मोस्टली इनसॉल्युबल? Zn मैंने कहीं लिखा हो पेज में तो बता दो, लिखा है कहीं पे भी नहीं ना? मुझे इतना पता है ये क्या होगा, मोस्ट सॉल्युबल है, और मुझे ये पता है ये मोस्ट इनसॉल्युबल है, तो बीच वाले को बीच में रहने दो, काय छेड़ने की जरूरत है? और यही देख लो सवाल आया था, तो कई सारी चीजें आप ना कहा जाता है गेस मार सकते हैं, समझ रहे हैं? तो यहां पे देखिए ये कैसा हो गया, बोलो जल्दी। मैंने क्या बोला? मोस्ट इनसॉल्युबल। Cu के सॉल्ट जो होते हैं, Cu के सल्फाइड जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? मोस्ट इनसॉल्युबल। ये क्या होते हैं बोलो जल्दी? मोस्ट इनसॉल्युबल। ये होते हैं मोस्ट इनसॉल्युबल। तो याद रखिएगा यहां पे, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि Na2S, ZnS और Cus के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो Na2S जो होता है ये ज्यादा सॉल्युबल कंपेयर टू ZnS, और ZnS इज मोर सॉल्युबल देन Cus। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लोराइड सॉल्ट्स पे आते हैं। लास्ट अगर हम बात करें तो क्लोराइड से, तो सुनना जरा गौर से, ये ऑल सॉल्युबल जितने होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं? सॉल्युबल। एक्सेप्ट कौन से वाले? ग्रुप 1 के केटायंस को छोड़ दो। ग्रुप 1 के केटायंस को छोड़ दो तो बाकी सब क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। मैंने कहा इनकी सॉल्युबिलिटी किस बात से चेक करेंगे? इनकी सॉल्युबिलिटी किस बात से चेक करोगे आप? तो इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करोगे आप इनके कोवेलेंट कैरेक्टर से। जिसके अंदर जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो उतना कम सॉल्युबल होगा, जिसके अंदर जितना कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। सवाल ये है, एक बात और याद रखना, PbCl2 और AgCl के बारे में विगत वर्ष ही पूछ लिया था तुमसे। PbCl2 कहा जाता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन याद रखना अभी जेई ने सवाल पूछा है, सवाल में ये मेंशन किया हुआ था कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, हॉट वाटर में जाके ये सॉल्युबल हो जाता है। तो PbCl2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अगर हम बात करें AgCl के बारे में, तो ये NH3 के साथ घुल के क्या बना लेता है? एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, जो कि वहां पे कोऑर्डिनेशन के अंदर नेमिंग के दौरान अपन करेंगे। तो NH3 के अंदर ये सॉल्युबल होता है, Ag NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए ये कहां पे सॉल्युबल होता है? बोलो जल्दी। अमोनिया के अंदर सॉल्युबल होता है। इस तरीके से अमोनियम दारू पीकर एसी कार नाइट में स्लोली स्लोली चलाया करो। इनकी सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी जा सकती थी, जो तरीका हो सकता था मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ यही बातें आपको याद रखनी है। आगे की बातें ये हैं कि FeCl3 ले लिया, PbCl2 ले लिया, अब बताओ इन दोनों में कौन सॉल्युबल कौन इनसॉल्युबल? FeCl3। क्यों? क्योंकि Pb2+ क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल।
होता है, समझ रहे हो? अब आ जाओ इधर, आ जाओ, CaCl2 दे दिया, Hg2Cl2 दे दिया। अब बताओ कौन सॉल्युबल कौन इनसॉल्युबल? CaCl2 क्या हो गया? सॉल्युबल, कंपेयर टू Hg2Cl2। एक काम करो, हम नोट कर लो थोड़ा सा, फिर हम आगे चलते। कितना टाइम कितना हुआ? 9। अरे बहुत टाइम है अभी, निकल गया सॉल्युबिलिटी। अब बस मेल्टिंग पॉइंट एगो बचा हुआ है, उसके बाद चैप्टर खत्म। डीएनए ब्लॉक स्टार्ट करना है यार आज। नोट कर लिए? जल्दी नोट करो। चले भाई आगे। इसके लिए एक बात लिखवानी है, इसलिए मैं बस मुंह से बोल के लिखवाऊंगा वो। क्या चीज? हाँ, इसको लिख, पहले ग्रुप 1 के कैटायन लिख लो, तो उसी वक्त लिखवाऊंगा। ग्रुप 1 कैटायन लिखने के बाद से पहले तुम आंसर छाप लेना, ये वाला आंसर छापना, और इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाना है। और दिवाली की तैयारी कर लिया तुम लोग घर और जाने की? हाँ, नहीं नहीं, जाओ जाओ, छठ वठ मना के आना। हम चाहते हैं तुम हो पहले से, हम तो चाहते हैं रुक जाओ, इसीलिए तो सरकाज़म मार रहे हैं। हम जाएंगे 31/1/2 घर पे, 31/1/2। तो तुम्हारी तरह नालायक नहीं ना, हमारे भी घर वाले हैं, निकाल देंगे घर से बाहर। पिताजी जायदाद नहीं दिए तो?
अब तो धमकाते हैं। हाँ, अब तो कहते हैं सन्यासी बन गए हो तो फिर मतलब क्या है तुमको घर परिवार से। अब घर नहीं जाएंगे भाई सालों साल तक, तो इसका मतलब घर वाले तो यही समझेंगे कि लड़का गलत राहों पे चला गया। ऐसा नहीं होना था। हाँ लिखिए। ग्रुप वन के कैटायन के हैलाइड्स में, ग्रुप वन के कैटायंस के हैलाइड्स में, ग्रुप वन के कैटायंस के हैलाइड्स में, ग्रुप वन के कैटायंस के हैलाइड्स में सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कोवेलेंट कैरेक्टर से देखते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर से देखते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर से देखते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर से देखते हैं। ठीक है, अब एक ब्रैकेट बनाओ और उसमें लिखो आयनिक है मतलब पानी में ज्यादा घुलेगा, आयोनिक है मतलब पानी में ज्यादा घुलेगा, आयोनिक है मतलब पानी में ज्यादा घुलेगा, आयनिक है मतलब पानी में ज्यादा घुलेगा। दूसरा लिखेंगे कोवेलेंट है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट है, आयोनिक है मतलब पानी में ज्यादा घुलेगा, कोवेलेंट है मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेगा, कोवेलेंट है मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेगा। ठीक है, यही ग्रुप वन के कैटायंस कहे जाते हैं। अच्छा एक और बात लिख लो, एक और बात लिखो, कोवेलेंट, दूसरा नोट लिखोगे उसको चेंज करके, अब दूसरा नोट लिखोगे कोवेलेंट कैरेक्टर का ज्यादा होना, कोवेलेंट कैरेक्टर का ज्यादा होना, कोवेलेंट कैरेक्टर का ज्यादा होना मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। इस वजह से, इस वजह से कलर इंटेंसिटी भी ज्यादा आएगी, कलर इंटेंसिटी भी ज्यादा आएगी। सवाल पूछा जा सकता है कि इनके, इनमें बताइए एजीएफ, एजीसीएल, एजीबीआर और एजीआई में कलर इंटेंसिटी का एग्जांपल बताइए, आंसर दीजिए। तो कलर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, एजीआई, इसमें किसकी होगी HgI2, इसमें किसकी होगी PbI2, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हम बात करें ऊपर से नीचे जाओगे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और उसके बाद से क्या कम होगा बोलो जल्दी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम होगी और कलर इंटेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो यहां पे तुम कर लेना यार, ऐसे पॉइंट बना लेना। पॉइंट कैसे बना लेना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं नहीं लिख पाया। सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी बोलो जल्दी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम होगी। और अगर हम बात करें कलर इंटेंसिटी, बोलो बोलो क्या, कलर इंटेंसिटी ये क्या करेगी, बढ़ेगी। तो समटाइम इसके कलर के बारे में, कलर नहीं याद रखना है कलर कैसा होता है, कलर इंटेंसिटी इतना जानो कि इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो तीन सवाल टोटल पूछे जा सकते हैं, एक तो कोवेलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड, एक तो फिर सॉल्युबिलिटी इन वाटर से रिलेटेड, और एक बनाया जा सकता है किससे रिलेटेड, आपका कलर इंटेंसिटी से। ठीक है, नोट कर लिए। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखोगे, जब ये सवाल लिखोगे बता देना बस मुझे, ये वाला और ये वाला सवाल लिखोगे तो एक एक नोट और लिखना होगा। कल कहां घूम रहे थे भाई। हाँ, चौराहा पे। अरे गजब बात कर, तो इसी मंदिर से आगे वाले चौराहा पे नहीं घूम रहे थे। नहीं, फोन पे बतियाते हुए। हाँ, कल नहीं, नौ, कल ही की बात बता रहा हूँ, पहली क्लास के बाद। हाँ, जाते ही नहीं है, कल गए थे आप। इस वाले रोड पे थे या इस वाले, नहीं इसी वाले रोड, इसी वाले रोड पे। हाँ, ये जो है, हाँ। कहाँ। हाँ। हाँ, तुम जहां से गुजर रहे थे वहीं से हम भी गुजर रहे थे। अब बातें करवा लो फोन पे इनसे।
रोड ऑफ तो मैं ढूंढता रहता हूँ। अगले साल पता है क्या होगा, देखता रहता हूँ कि मतलब ऐसे उठ उठ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर रहे हो देखता रहता हूँ। फिर अगले साल मिलेंगे, मिलेंगे वापस, और मिलेंगे तो मैं मुस्कुराऊंगा। फिर आ गए तुम। कितनी दफा तुम दिखोगे इन्हीं पटना के गलियारों में, कभी तो निकलो इनसे। चलिए, हाँ ये इसके बारे में। हाँ, कौन से वाले में? तो इसमें कंपेयर कर लो, पीबी प्लस टू है, एचजी प्लस टू है और एजी प्लस टू है। पीबी प्लस टू कैसा हो जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से थोड़ा एक्स्ट्रा पोलराइजिंग पावर रखेगा, लेकिन उतना पूछेगा ही नहीं कभी तुमसे। जो पूछेगा वो ऑलरेडी बता दिया है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का आयन का भी कंफ्यूग्रेशन लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के जो आयन होते हैं वो मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा पोलराइजिंग पावर शो करते हैं कंपेयर, जैसे टीएल प्लस थ्री हुआ, पीवी प्लस टू हुआ, बीआई सॉरी टीएल प्लस वन हुआ, पीवी प्लस टू हुआ, बीआई प्लस थ्री हुआ। वो पूछा ही नहीं जाना है, क्या मतलब उस बात को। ठीक है, ये सवाल लिखना तो एक बारी मुझे बताना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकेंड वाले का। अरे वो लिख लेना यार, तुम बस ऐसे लिख लो उसको, फिर लिख लेना आराम से, उसके लिए जगह छोड़ लो। इसके लिए लिखो, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात लिखो, ये Mn2O7 के लिए, ये वापस आएगा अभी घूम के डीएनए ब्लॉक में, इसलिए मैं पहले बता दूं। Mn2O7 नहीं लिख पाए भाई अभी? लिखो Mn2O7, नोट बना के लिखो Mn2O7, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लिखिए Mn2O7 एक येलो ऑयली लिक्विड, एक येलो ऑयली लिक्विड एक्सप्लोसिव है, एक येलो ऑयली लिक्विड एक्सप्लोसिव है। इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था हम लोगों ने नीट के टाइम पे, डाला था। इतना तगड़ा एक्सप्लोसिव है, दिखाऊं कितना तगड़ा है? रुको दिखाता हूं। तो तुम्हारी क्लास का बोर्ड मैं खोलूंगा भाई, पता नहीं कहां से कहां सर्च किए होगे तुम लोग। अरे रुको, पहले मिलने तो दो। वीटी सर को भेजा था। नहीं, हम ही दोनों ने मिलके किया था ना। कहाँ आ गया बे? ये देखो, अरे क्लास में करके दिखाएंगे ना, नीचे करके दिखा देंगे। हाँ, करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Mn2O7 येलो ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, लिखो ये येलो ऑयली लिक्विड होता है, ये येलो ऑयली लिक्विड एक्सप्लोसिव होता है। लिक्विड क्यों होता है, सवाल ये है कि लिक्विड क्यों है, तो लिखोगे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से लिक्विड होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से लिक्विड होता है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर का लिक्विड से होने का ना होने का क्या रिलेशन है, तो अब लिखेंगे कि जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड या गैस होते हैं। जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड या गैस होते हैं। जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड या गैस होते हैं। अगला सवाल लिखेंगे उसके बाद, और फिर एक पॉइंट लिखना है। अगला सवाल मतलब वही जो लिखा हुआ है। अच्छा, केसीएल लिख लिया है क्या तुम लोगों ने? तो यहां पे लिखो, अगर एनायन सेम है तो, अगर एनायन सेम है तो, अगर एनायन सेम है तो, अगर एनायन सेम है तो डी ब्लॉक वाले केटायंस का, डी ब्लॉक वाले केटायंस का पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर
डी ब्लॉक वाले कैटायंस का पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक वाले कैटायन से ज्यादा होता है, एस ब्लॉक वाले कैटायन से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हेडिंग लगाओ, पेज छोड़ो। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हेडिंग लगाओ, पेज छोड़ो। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हेडिंग लगाओ और उसके बाद से छोड़ो इसके लिए, ठीक है। जगह छोड़ दो इसके लिए, लिखा हुआ है सब कुछ। जो जो बातें लिखवानी होगी थ्योरेटिकल वो लिखवा दूंगा मैं। अमोनियम दारू पीकर एसी कार नाइट में स्लोली स्लोली चलाया करो। लगाओ अमोनियम सॉल्ट, जगह देख लो कितना छोड़ना है, फटाफट से देख लो इसमें कितना जगह छोड़ना है। देख लिया, अमोनियम सॉल्ट सबसे पहले नंबर पे। बस अमोनियम सॉल्ट हेडिंग लगाओ, घर जाके लिखते रहना, क्योंकि जहां थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो लिखवा दूंगा मैं, बाकी सब लिखा हुआ है, ठीक है। अमोनियम कैटायन। उसके बाद से दूसरा लिखेंगे आप ओएस सॉल्ट के लिए, ठीक है। जीरो ग्रुप कैटायन किसे बोला जाता है? NH4 प्लस को, ठीक है। अच्छा एक बात और लिख लोगे इधर, सुनो 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 सुनो, Al+3 Fe+3 और Cr+3, ठीक है। ये जो होते हैं ये ग्रुप 3 के कैटायंस कहे जाते हैं, है ना। तो याद रखना Al+3 Fe+3 एंड Cr+3, ठीक है। ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। ये किस कलर का होता है? रेड एंड ब्राउन। और ये कैसा होता है? जिलेटेनियस व्हाइट, ठीक है। तो इसके लिए जगह छोड़ लो, इसके लिए, हाँ ऑब्वियस है, दोनों के लिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे कंपेयर सॉल्युबिलिटी, ये तो सवाल है। एसीटेट, कार्बोनेट और नाइट्रेट देख लो। फर्स्ट ए का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको फर्स्ट ए बोला जाता है, ठीक है। चले सल्फेट के लिए, एसीटेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट। एसीटेट, सल्फेट, कार्बोनेट और नाइट्रेट। एसीटेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट, ठीक है। हो गया, क्योंकि डीएनए ब्लॉक लिखना है इसलिए मैं बता रहा हूं। जो चीजें लिखी हुई हैं उनको लिखवाने का थोड़ी यहां पे समय थोड़ी जाया करेंगे। कंपेयर सॉल्युबिलिटी सवाल कहां लिख लिए? अच्छा चलो, जब लिख ही लोगे तब का। आ जाओ, यहां पे अगर हम आ गए सल्फ क्लोराइड के बाद, अगर हम आते हैं किसके ऊपर? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, लिथियम हुआ और बेरिलियम हुआ। लिथियम और बेरिलियम जो होते हैं ये कैसे होते हैं? मैंने क्या बोला? लो फाई कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लेकिन लिथियम और बेरिलियम कैसे होते हैं? ये हाई फाई होते हैं। अब सुनना जरा गौर से, हाई फाई है मतलब पोलराइजिंग पावर इनकी क्या है? ज्यादा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या आएगा? ज्यादा। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? लैटिस किसका अच्छा बनता है? आयनिक वालों का या कोवेलेंट वालों का? आयनिक वालों का। तो याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लिथियम और बेरिलियम का कहा जाए कि इनका जो लैटिस एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? Q+ और Q- पे। तो इनका साइज जो होता है वो तो सर छोटा होता है, बेरिलियम का साइज जो होता है ये तो छोटा होता है, मतलब चार्ज डेंसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए थी। और चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस है उसके अंदर क्या होना चाहिए कि अगर कैटायन छोटा है तो लैटिस तो अच्छा बनाना चाहिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। रीजन क्या है? बस इतना याद रखना, क्योंकि ये क्या होते हैं? हाई फाई होते हैं और इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है? कम। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड की ज्यादा पाई जाती है। तो दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात ये, अगर एनायन सेम है तो डी ब्लॉक के कैटायंस का जो पोलराइजिंग पावर है वो एस ब्लॉक से ज्यादा होता है। अगर ये तीन बातें आपको आती है मेल्टिंग पॉइंट में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। ये तीन बातें आपको पहचाननी है। सबसे पहली कौन सी बात पहचाननी है आपको? कि पहली बात तो ये कि लिथियम और बेरिलियम का
अगर कहा जाए केटायन का साइज एकदम चार्ज ज्यादा है, और अगर हम बात करें केटायन का साइज क्या है, छोटा है, तो वो तो मेटल है, और मेटल है तो लेटिस बनाना चाहिए, लेटिस अच्छा बनाना चाहिए, तो उसका लेटिस एनर्जी जो होना चाहिए वो तो तगड़ा होना चाहिए, और लेटिस एनर्जी अगर तगड़ा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट तगड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, कारण क्योंकि लिथियम और बेरिलियम हाई फाई होते हैं। लो फाई केवल कौन कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, केवल 4 होते हैं, बाकी जितने हैं वो सब कैसे हैं, हाई फाई। तो बीइंग मेटल इनका जो फाई होता है, पोलराइजिंग पावर होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई फाई होने की वजह से इनके अंदर ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बताओ जल्दी, लो होता है। यानी कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, अगर एनायन सेम है तो डी ब्लॉक वाले केटायंस की पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक वाले केटायन से ज्यादा पाई जाती है। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी, और लेटिस अच्छा कौन बनाता है, आयनिक कंपाउंड। तो यहां पे देखिए सवाल आता है, सवाल है कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कीजिए। पहले सवाल में बताइए ऑर्डर क्या बनेगा, क्या होगा। अरे पहला पॉइंट यही देखो ना भाई, लिथियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बेरिलियम है, मतलब कि इनका ज्यादा होना चाहिए था। लेटिस एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, अब लेटिस एनर्जी का यहां पे देखो, लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। अभी बताया था कैपेसिटेंस की के बारे में कल, U इज इक्वल टू माइनस ए K1, वहां पे A Q1 Q2 अपॉन R प्लस B अपॉन R टू दी पावर N। तो B अपॉन R टू दी पावर को तो नेग्लेक्ट कर दो। अब अगर हम बात करते हैं लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R, अगर हम बात करें Q1 देखोगे तो Q1, अब देखो यहाँ F माइनस एफ माइनस एफ माइनस एफ माइनस एफ माइनस, इनको लेटिस एनर्जी के तौर पे भी सोच सकते हो, ठीक है, वो ये उनके भी सवाल बन सकते हैं। इधर देखो, ये क्या हो गया, ये बन गया Li प्लस, ये बन गया Na प्लस, ये बन गया K प्लस, ये बन गया R प्लस, ये क्या बन गया CS प्लस। अब सोच के बताओ, एनायन सब में कांस्टेंट है, कॉमन है, यानी कि केटायन पे, केटायन के चार्ज पे भी डिपेंड करेगा या नहीं डिपेंड करेगा, ये मुझे बताओ। लेकिन एक बात तो, साइज की जब हम बात करते हैं तो साइज हम क्या कहते हैं, चाहे वो केटायन की साइज हो चाहे वो एनायन की साइज हो, दोनों कम होनी चाहिए। और जब आप आगे जा रहे हो वो क्या होती हुई नजर आ रही है, बढ़ती हुई। तो आंसर क्या नजर आएगा, सबसे पहले आंसर नजर आएगा LIF, देन कौन नजर आएगा, NAF, देन कौन नजर आएगा, KF, देन नजर आएगा RBF, देन नजर आएगा CSF। बस यहीं पे रुक जाना। मैंने क्या बोला है, पहला पॉइंट बोला है, Li और बेरिलियम का ज्यादा होता हुआ तुमको नजर आएगा, लेकिन आंसर क्या जाएगा, उनका सबसे लास्ट जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि लिथियम एंड बेरिलियम अपने हाई फाई नेचर की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखते हैं, इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो यानी कि अगर आपसे बात किया जाए, नो डाउट आप यहां से यहां तक सेम ऑर्डर लगाओ, जो आप लगा रहे हो ना वही लगाओ, लेकिन लिथियम को बख्श देना भैया। पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे NAF, दूसरे नंबर पे KF, तीसरे नंबर पे RBF, चौथे नंबर पे CSF, और पांचवें नंबर पे कौन आ जाएगा, LIF। अब लेटिस मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, वो कोवेलेंट कंपाउंड है, सबसे लास्ट में आएगा। इधर आ जाओ, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl, क्या ऑर्डर हो जाएगा, कुछ ऑर्डर नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक कंपैरिजन होगा, इन चारों को नहीं देखना है। मैंने पहला पॉइंट इनके लिए बोल दिया है, ये हाई फाई होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, पहले इनको किनारे कर दो। तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कौन से नंबर पे आ जाएगा 5। यहां पे बताओ अब क्या हो जाएगा, अगेन भाई 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया 5। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया, बोलो जल्दी, 5। अब कोई वैसा नहीं है। अब देखो कौन कौन सा है, F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। यहां पे देखो क्या है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अगर हम आपसे बात करते हैं तो देखिएगा, केटायन +2 वाला, केटायन +2 वाला, केटायन +2 वाला, केटायन +2 वाला, याद रखिएगा, यहां पे जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें कि केटायन कॉमन है, अब देखो एनायन में रेडियस बढ़ता जा रहा है, रेडियस ऑफ एनायन छोटा, थोड़ा बड़ा, और बड़ा, बहुत बड़ा। अरे हाँ ना बोलो भाई, जैसे जैसे आगे जाओगे रेडियस बढ़ता जाएगा, और रेडियस बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम होगी, और लेटिस एनर्जी कम हुई तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, यानी ऑर्डर क्या हो गया, CaF2, CaCl2,
CaBr2 एंड CaI2। आगे आ जाओ, NaF, NaCl, NaBr, NaI। एक बात बताओ, कैटायन क्या है, सब में कॉमन है, Na प्लस 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 प्लस। अब देखो यहां पे क्या है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। यानी कि अगर हम बात करें रेडियस ऑफ एनायन बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी घटेगी और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें, नहीं बेटा अगर लैटिस एनर्जी से निकालने चले जाएंगे तो ये चारों में फैल जाओगे, पहले ही मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो इधर याद रखना, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर इनके लिए अलग आता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये जरा गौर से देखना, NaF, NaCl, NaBr और NaI की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे ध्यान देना कि रेडियस ऑफ एनायन ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे आ जाओ, NaCl, CuCl। अब देखो, अब यहां पे ये वाला पॉइंट बहुत काम आता है, इसलिए ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। अगर एनायन सेम है तो डी ब्लॉक वाले कैटायंस की पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक वालों से ज्यादा होती है। तो अगर हम बात करें एनायन कौन है, Cl माइनस, Cl माइनस है या नहीं है, एनायन सेम है, ये कौन से का है बोलो जल्दी, ये एस ब्लॉक का कैटायन है। और वो कौन से ब्लॉक का कैटायन है, डी ब्लॉक का। ये कौन से ब्लॉक का कैटायन है, डी ब्लॉक। तो अगर एनायन सेम है तो डी ब्लॉक के कैटायंस की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब आयनिक कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा हो गया, NaCl। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब देखो जरा गौर से, Sn+2 है और Sn+4 है। एक बात बता, Sn कितने में रहना चाहता है, Sn कितने में रहना चाहता है हमेशा, तो Sn कितने में रहना चाहता है, +4 में रहना चाहता है, +2 में नहीं रहना चाहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं तुमसे बात करूं एनायन यहां पे कौन है, Cl माइनस, Cl माइनस कैटायन पे निर्भर करेगा। यहां चार्ज क्या है बोलो जल्दी, अगर हम बात करें फजान से, सोचो फजान से, यहां पे चार्ज क्या है बोलो जल्दी, कम है। और यहां पे चार्ज क्या देखने को मिल रहा है, ज्यादा। Q प्लस यहां पे क्या है, ज्यादा है। Q प्लस किसके लिए बोला जा रहा है, चार्ज। तो अगर हम बात करें यहां चार्ज ज्यादा है, वहां चार्ज कम है, तो चार्ज कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए उसने क्या बोला था, तीन बातें बोली थी। पहली बात उसने क्या बोली थी, Q प्लस शुड बी हाई। दूसरी बात उसने क्या बोला था, R प्लस शुड बी लो एंड Q माइनस एंड R माइनस शुड बी हाई। यही बोला था या नहीं बोला था। तो एक बात बताओ, Q प्लस क्या है, यहाँ पे हाई है और वहां पे क्या है, लो है। मतलब ये ज्यादा कोवेलेंट या वो ज्यादा कोवेलेंट, ये वाला ज्यादा कोवेलेंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, SnCl2 का, डेटा में दिया गया है। आगे चलते हैं, AlF3, AlCl3। बताओ अल्मुनियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। लेकिन उसका फ्लोराइड, किसी के साथ फ्लोराइड दिख जाए, कल ही बताया था अभी, किसी के साथ फ्लोराइड दिख जाए तो वो कैसा होता है, आयनिक या कोवेलेंट, आयनिक होता है। यानी कि एक बात तो ये आयनिक है और ये कैसा है बोलो जल्दी, कोवेलेंट। अब तुम सोच के बताओ, ये आयनिक है और ये कैसा है, कोवेलेंट है। तो एक बात तो मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, आयनिक वाले की। KCl है, AgCl है, एनायन सेम हो जाए, एनायन सेम हो जाए, एनायन सेम हो जाए, तो ये कौन से ब्लॉक का कैटायन है, S, और ये कौन से ब्लॉक का, D। तो D ब्लॉक वाले कैटायंस की पोलराइजिंग पावर S ब्लॉक वालों से ज्यादा होती है, और अगर ज्यादा होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। और अगर हम बात करें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि KCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यही 10 सवाल के इर्द गिर्द वो घूमता रहेगा, इससे ज्यादा वो निकलेगा नहीं कभी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, वी हैव डन विद केमिकल बॉन्डिंग, हेडिंग टू मूव टुवर्ड्स डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक फाइनली, ठीक है। टाइम कितना है ये पहले बताओ हमको, डीएनएफ ब्लॉक पढ़ते हो तो सबसे पहली चीज सुनो, 4 पार्ट में टोटल ये चैप्टर डिवाइडेड है। पहला कौन से पार्ट में डिवाइडेड है, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। दूसरा आ जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आ जाते हैं इनकी कैटालिटिक बिहेवियर वगैरह, एंड चौथा आ जाता है आपके एफ ब्लॉक आ जाती हैं। एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात सुनो, सब जो मेहनत करनी है वो मैंने कर रखी है, खोलने की जरूरत नहीं है, बस इसको रखो यहाँ पे। अगर मैं सबसे पहली चीज अगर आपसे बात करता हूं, अपन शुरुआत करेंगे किससे, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4। अब इन बातों को समझने से पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर का सेंटर जाएगा ना वो K2Cr2O7 और KMnO4 पे जाएगा। अब इस बात को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको आनी चाहिए जो एनसीईआरटी में ही लिखी गई हैं। जैसे कि मैं सबसे पहली चीज अगर आपको बात करूं, सब कुछ लगा हुआ है एनसीईआरटी पेज नंबर 233 पे, कौन सी लाइन पढ़नी है और कहां से कैसे शुरू करना है।
चैप्टर बड़ा हॉस पॉज है, ठीक है। हॉस पॉज ऐसे है कि एनसीईआरटी की कहीं लाइन कहीं घुसेड़ रखा है, कहीं लाइन कहीं घुसेड़ रखा है। केमिकल बॉन्डिंग में पीपीटी बना नहीं सकता था। रीजन क्या था कि पीपीटी ना बनाने का, क्योंकि वो मिड ऑफ दी चैप्टर निकल चुका था। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, एंड से बनाते हैं। तो अब जो नोट्स आपको मिलेंगे वो कंप्लीट एनसीईआरटी, उसमें जो लाइन में बोलता हूं कि क्या लाइन में बोलना चाहता हूं, कौन सी लाइन में बोलना चाहता हूं, वो सब लिखा हुआ मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस हाँ ये मत करना कि घर जाके अब यही बस पीडीएफ खोल के हम वो कर रहे हैं, नहीं। लिखना जरूर, लिखना बहुत मस्त होता है। लिखोगे और एनसीईआरटी के साथ बैठ के लिखोगे, आपको बड़ा इजी लगेगा ये चैप्टर। ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है औरों की तरह, मतलब जैसे कहा जाता है रटने वाला ना, ना डी ब्लॉक है, ना एस, ना आपका पी ब्लॉक है। कोई पोर्शन ऐसा नहीं है जो टफ है। मतलब आप देखेंगे बहुत सारी चीजें बड़ी आसान आसान रूप से मिलेंगी। सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी में एक बात लिखी गई, द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट। आधे टाइम हम इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि मैग्नेट क्या है, पर मैग्नेट क्या है। एनसीईआरटी ने इसका भी जवाब दिया है। आप अगर देखेंगे तो उसने दो स्ट्रक्चर बनाया साइड में। एनसीईआरटी पेज नंबर 233 पे आप देखना, एक साइड बनाया उसने मैग्नेट का और एक जगह उसने किसका बनाया, पर मैग्नेट। अब पर मैग्नेट और मैग्नेट में देखो उसने बहुत अच्छा, कितना अच्छा काम किया है। मैग्नेट को हमेशा ग्रीन कलर से बनाया है, ठीक है, और पर मैग्नेट को किस कलर से बनाया, पर्पल कलर से। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आप देखिए कलर के अकॉर्डिंग उसने दिया भी, आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो एक को ग्रीन कलर से बना रखा है, दूसरे को पर्पल कलर से बना रखा है। अब देखिए मैग्नेट और पर मैग्नेट कौन है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं यहां पे, तो देखिएगा सबसे पहली चीज कि क्या होता है, याद रखना, मैग्नेट होता है MnO4-2 होता है। MnO4-2 को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट। और पर मैग्नेट किसे हम बोलते हैं, तो पर मैग्नेट बोलते हैं MnO4-। किसको बोलते हैं, MnO4-। एक होता है मैग्नेट, ये होता है कौन सा, मैग्नेट, और वो कौन सा है, पर मैग्नेट। अब पर मैग्नेट में होता क्या है, जरा गौर से समझना। यहां पे एक्चुअल में मैग्नीज के पास कैसा होता है, पहले तो ये बताओ मैग्नीज का चार्ज कितना है। तो मैग्नीज का चार्ज देखोगे तो इस ऑक्सीजन की वजह से कितना हो जाएगा, ये -2 में रहेगा, ये -2 में, ये -2 में, और ये कितने में रहेगा, -1। -1 में रहेगा। 2 2 4 2 6, और ये कितना हो गया, 7। यानी Mn कितने में है, बोलो जल्दी, +7। और +7 का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन बताओ कितना होता है, बताना जरा। +7 वालों का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन कितना होता है, Mn+7 एटॉमिक नंबर होता है 25। 25 का मतलब ये हो गया कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे। आर्गन लिखोगे या नहीं लिखोगे, अरे हाँ ना बोलो। फिर क्या लिखोगे, 4s2, और फिर क्या लिखते हो, 3d5। अब ये किसके लिए होता है, ये तो मैग्नीज के लिए हो गया ना भाई। मैं कह रहा हूं Mn+7 के लिए मुझे बताओ। तो Mn+7 के लिए आप सिंपली क्या लिख सकते हो, ए आर्गन, 4s क्या लिख सकते हो, 0, 3d क्या लिख सकते हो, 0। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब जरा गौर सुनना, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, कहा जाता है या नहीं कहा जाता है। अब अगर हम बात करें यहां मैग्नेट आयन में, देखना अब यहां पे देखो, यहां पे अगर हम तुमसे बात करें तो ये इसकी वजह से चार्ज कितना है, -1, -1, यहां पे -2, यहां पे -2। सर कैसे पता चला, जहां डबल बॉन्ड होता है बेटा उसकी वजह से चार्ज कितना आता है, बोलो जल्दी, -2। और जहां सिंगल बॉन्ड होता है उसकी वजह से चार्ज कितना आता है, -1 आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें Mn के अंदर, यहां देखो डबल बॉन्ड है तो -2, डबल बॉन्ड है तो -2, डबल बॉन्ड है तो -2, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, -1 हो जाएगा। अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं मैग्नीस यहां पे कितने में था, तो मैग्नीस यहां +7 में था। यहां सोच के बताओ मैग्नीस कितने में है, 1 2 2 4 2 6, यानी मैग्नीस कितने में हो गया, बोलो जल्दी, +6। इस वजह से मैं क्या बोल सकता हूं, इसका कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा, Ar आर्गन, और ये क्या बन गया, बोलो जल्दी, 4s0, और ये क्या बन गया, 3d1। क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ये मुझे बताओ। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये कौन बोला डाया बे, यहां पे ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। कौन होता है, कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो एनसीईआरटी पहले क्या लिखती है, दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये कैसे होते हैं, दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं, बोलो जल्दी, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखोगे कैसा नजर आएगा आपको, sp3। इसको बोला जाएगा पर मैग्नेट। पर मैग्नेट किसे बोला जाता है, KMnO4 को या K2MnO4 को। अब एक माइनस है तो यहां कितने के जुड़ेंगे जाके, एक। अगर मान लो एक मैंने के जोड़ा, या फिर कितने एन जोड़ने की जरूरत है मुझे, तो एक के या एक एन जोड़ने की जरूरत है। अगर मैं बोलूं कि एक के जोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा, बोलो जल्दी, KMnO4। और ये क्या बनेगा, बोलो जल्दी, यहां पे कितने के जोड़ने की जरूरत है, 2। तो ये अगर बोले, अगर आपसे ये बोला जाए K2MnO4 को मैग्नेट बोलते हो
या KMnO4 को? तो आंसर क्या होगा? K2MnO4 को आप मैग्नेट बोलते हो, और KMnO4 को आप क्या बोलते हो? पर मैग्नेट। क्या बोलते हो बोलो जल्दी? पर मैग्नेट। तो सबसे पहली चीज, ये ऐसे मत लेना, ये चैप्टर मैं अपने अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की लाइन से लेके चलूंगा, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये बेसिक बात है जो आपको पहले पता होनी चाहिए। अब एक एक चीज आप देखेंगे, एनसीईआरटी से बाहर कुछ डीएनए ब्लॉक में पढ़ना ही नहीं होता है, कभी कुछ कुछ नहीं पढ़ना होता, सब कुछ एनसीईआरटी ने दिया है। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक्स अपने को पता होने चाहिए, क्योंकि अभी मैं आगे चलूंगा, प्रिपरेशन कराऊंगा, तो उस प्रिपरेशन के अंदर आपको यह पता होना चाहिए, इनके बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। अब सुनना जरा गौर से, मेरी बात को सुनना। क्या एक बात बताओ, एमएन और ओ के बीच में पाई बॉन्डिंग है या नहीं है, ये मुझे बताओ। अब मैं बोलूं बॉन्ड आइडेंटिटी, जस्ट अभी आपको पढ़ाया था मैंने कुछ दिन पहले, बॉन्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक बात बताओ, ऑक्सीजन हमेशा कितने पाई बॉन्ड इसके अंदर दिख रहे हैं? 2 पाई, एक आजू में दिख रहा है और एक कहां दिख रहा है? बाजू में। अब एक बात बताओ, एमएन का अभी छोड़ो, अभी हम ओ की बात करते हैं। एक बात बताओ, एमएन जब भी यूज करेगा, एमएन जब भी पाई बनाने के लिए यूज करेगा, कौन से ऑर्बिटल का आपने यूज करेगा, ये मुझे बताना जरा। एमएन कौन से ऑर्बिटल का उपयोग करेगा? डी का। दोनों केस में किसका उपयोग करेगा? डी का। डी का, अरे हाँ ना बोलो भाई। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है? कौन से पीरियड का है? सेकेंड। और सेकेंड पीरियड वालों के पास क्या डी होता है? क्या होता है? सिर्फ उनके पास पी। तो वो किसका उपयोग करेंगे? पी का। तो सबसे पहली चीज, इनकी बॉन्ड आइडेंटिटी क्या हुई? तो डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई। समझ रहा हूं मेरी बात को? ये कैसे होते हैं? डी पाई पी पाई। तो ये टेट्राहेड्रल मैग्नेट है, जो कि किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। यानी K2MnO4 का कलर कैसा होगा? हमेशा ग्रीन। KMnO4 का कलर कैसा होगा? पर्पल। पर मैग्नेट किसे कहते हैं? तो KMnO4 को। और अगर हम बात करें K2MnO4 को क्या कहते हैं बोलो जल्दी? ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन। यानी एक मैग्नेट आयन है और एक कौन सा है? पर मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट किस कलर का है? ग्रीन। पर मैग्नेट किस कलर का है? पर्पल। मैग्नेट किस कलर का है? ग्रीन। पर मैग्नेट किस कलर का है? पर्पल। पक्की बात है? दोनों के अंदर दोनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा दोनों के अंदर पाई बॉन्डिंग है। इसके अंदर कितनी पाई है बोलो जल्दी? 2। इसके अंदर कितनी पाई है? 3। कितनी पाई है? 3। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। एमएन, एक बात बता, एमएन और ओ के बीच में पाई बना है, एमएन को जब भी पाई बनाना है वो अपने कौन से ऑर्बिटल का उपयोग करेगा? डी ऑर्बिटल का उपयोग करेगा तीनों पाई बनाने के लिए, हाँ या ना बोल। और ऑक्सीजन कौन से ऑर्बिटल का उपयोग करेगा? पी का, क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास तो कभी डी नाम की चीज होती ही नहीं है। एस से कभी पाई बनता नहीं है, पाई हमेशा किससे बनता है? पी से। तो अगर हम बात करें, इसका नाम क्या बन जाएगा? डी पाई पी पाई। क्या नाम बन जाएगा? डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? अब देखना जरा गौर से, इसके अंदर 3 पाई होते हैं और इसके अंदर अगर हम बात करें तो कितने पाई होते हैं? 2 पाई। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस, दोनों टेट्राहेड्रल यूनिट है, एक किस कलर का है? पर्पल, और एक किस कलर का है? ग्रीन। एनसीईआरटी की लाइन जब आप पढ़ते हैं, द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन, क्या पहले ये क्लियर हुआ कि मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन क्या है? ठीक है, पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल। पहला पॉइंट वो लिखती है कि ये कैसे होते हैं? टेट्राहेड्रल। द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट डू नॉट हैव वेकेंट पी ऑर्बिटल, विथ डी ऑर्बिटल, विथ डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज के कौन से ऑर्बिटल के साथ? डी ऑर्बिटल। आगे अगर हम बात करते हैं, द ग्रीन मैग्नेट, ग्रीन मैग्नेट किसको बोल रहा है? वो K2MnO4 को या KMnO4 को? द ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक। क्या लिखा उसने? इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ, क्या लिखा है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट द पैरामैग्नेटिज्म इज बट द परमैग्नेट इज डायामैग्नेटिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एनसीईआरटी ने कहां पे लिखा हुआ है? पेज नंबर 233 पे लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके बढ़िया नोट्स बनाना है, घर पे नोट्स बनाना है, ठीक है। एनसीईआरटी और वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब देखना KMnO4 के बारे में क्या कहा जाता है। इट हैज 2 प्रॉपर्टीज कंसिडरेबल इंटरेस्ट। हालांकि मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि मैं ले ही नहीं आ पाया। KMnO4 नीचे रखा हुआ है। टाइम कितना है? अगली क्लास में लेते आऊंगा। अरे नहीं, उस, अबे तो नीचे जाके वापस आऊंगा गधे। 10 बजे ब्रह्मा सर ने बोला छोड़ने के लिए। नेट 10 बजे डील हुई थी हम दोनों की। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा। मतलब एक काम करेंगे, ऐसा कर लेंगे कि, हाँ नहीं, तुम लोगों को मिलेगा नहीं, वो लैब के अंदर मैंने रख रखा है।
वैसे मैं बताऊं वो क्या, मतलब लैब का एगो ड्रॉर है, उस ड्रॉर में रख रखा है। चलो अब ये करके दिखा देंगे, सुनो। इट हैज, अभी आज के लिए बस, अभी आज के लिए बस सुन लो, ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा। इट हैज फिजिकल प्रॉपर्टीज कंसिडरेबल इंटरेस्ट। दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको अपने, कहा जाता है ना, जहन में, फेफड़े में और सारी तरीके से उतार लेना है। पहला क्या है? द इंटेंस कलर एंड इट्स डायामैग्नेटिज्म। दो बातों को, कि एक तो ये इंटेंस कलर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा कलर्ड है, बहुत गहरा कलर्ड है, और दूसरा कैसा है? डायामैग्नेटिज्म। अब ये किसके बारे में बोल रहा है? KMnO4। KMnO4 का कलर कैसा है बताना जरा? पर्पल कलर है, पर्पल पिंक भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। किस कलर का होता है? पर्पल पिंक। अब ये देखो दोनों, ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है। अब आगे अगर हम बात करें, अलोंग विद द टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे 3D कैसा है? 0 है। अब ये अलोंग विथ टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म किसको कह रहा है पता है तुमको? मैग्नेट को कह रहा है वो। समझ रहे हो मेरी बात को, कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और वीक पैरामैग्नेट। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों बोला उसने? टेम्परेचर डिपेंडेंट कहने का लॉजिक क्या है? कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिक है वो, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक। मान लो अनपेयर्ड तो 5 भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड 4 भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड 3 भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड 2 भी हो सकते हैं, लेकिन इसके पास अनपेयर्ड है कितना ये मुझे बताओ? एक है। एक अनपेयर्ड होने का मतलब क्या हो गया? मतलब कि ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है या वीकली पैरामैग्नेटिक है? वीकली पैरामैग्नेटिक है। इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा यहां पे? यहां पे लिखा अलोंग विद टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिक, these can be explained by using the molecular orbital theory which is beyond our present scope। इसीलिए एनसीईआरटी में मैंने एक बात बोली थी, दिस थ्योरी इज वैलिड ओनली अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाहर एमओटी की अगर हम बात करते हैं तो वो अप्लाई नहीं हो पाती। अप्लाई होती है लेकिन वो आपके लेवल पे नहीं है फिर, और वो आगे जाने पे उस थ्योरी का नाम बदल जाता है। और एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर लिखा है, दीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच इज बियॉन्ड द प्रेजेंट स्कोप। अभी हमारी स्कोप से बहुत बाहर है, मतलब तुम्हारी औकात से बाहर है। एनसीईआरटी झापड़ मार के तुमसे ये कह रही है, ठीक है। आगे आओ, यहां पे अगर हम अगली बात करते हैं, एक और एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है 232 नंबर पे। क्या लिखा गया है? कि पोटेशियम परमैग्नेट फॉर्म्स अ डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक, ये दिखाऊंगा कैसा होता है, क्रिस्टल विच इज आइसोस्ट्रक्चरल टू दोज ऑफ KClO4। एक्चुअल में क्या है? एक कौन सा है बोलो जल्दी? एक है आपका KMnO4। एक कौन सा है बोलो जल्दी? KMnO4। और एक कौन सा है बोलो जल्दी? KClO4। अब सुनना जरा गौर से, KMnO4 में कैसा है? तो ये रहा Mn, ये रहा डबल बॉन्ड O, ये रहा डबल बॉन्ड O, और ये रहा डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहा? O माइनस, ठीक है। अब ClO4 में भी क्या होता है? तो ClO4 में आप देखोगे तो यहां पे क्या हो गया? Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया? O माइनस हो गया। समझ रहा हो मेरी बात को? हाँ है ना? तो अगर कहा जाए कि KClO4 हुआ और KMnO4 हुआ, द पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म्स अ डार्क पर्पल almost black crystal which is isostructural to those